वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, कंप्लायंस एंड रेमेडी जो है वो पढ़ना शुरू किया था सब्जेक्ट को, जिसमें हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट जो आपका चैप्टर यानी शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी एंड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट था, ये हमने पढ़ लिया, जिसमें क्लास एक्शन सूट, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, ऑपरेशन, मिसमैनेजमेंट, इनके बारे में था। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही तो नहीं कह सकते फ्रॉड है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इस पूरे चैप्टर में जिस चीज के बारे में दिया हुआ है उस चीज का नाम क्या है? फ्रॉड है। ये कैसे कहें कि ये पूरा चैप्टर ही फ्रॉड है? तो इस चैप्टर में जो भी एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में? फ्रॉड। अब यहां पे बताया हुआ है कि फ्रॉड का मतलब क्या है, थोड़ा सा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग बता दिया है, मेन कंपनीज एक्ट और इंडियन पिनल कोड दोनों के अकॉर्डिंग क्या क्या किस किस सिचुएशन में पनिशमेंट होंगे ये हमें देखना है। इससे रिलेटेड कुछ बातें हमने कहा देखी थी? ड्यू डिलिजेंस में भी देखा था। आइए जरा फटाफट अब शुरू में कहानी कि भाई क्यों जरूरत पड़ी हमें कंपनीज एक्ट में इन प्रोविजंस को डालने की, यानी कि फ्रॉड को लेकर के। ये सारी बातें इनमें एक जगह आप आएंगे जहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग फ्रॉड का मतलब है एक्ट कमिटेड बाय ए पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ एन इंटेंशन टू डिसीव अनदर। डिसीव का मतलब होता है किसी को भ्रमित करना, किसी को जो है वो इस तरह से चीजों को समझाना कि जिससे वो उसके बहकावे में आ जाए। ये मतलब होता है क्या करने का? डिसीव करने का मतलब। तो कह रहे हैं कि फ्रॉड का मतलब है कि कोई भी ऐसा तरीका, कोई भी ऐसा चीज जिससे आप किसी दूसरे को बहकाते हैं, आपका इंटेंशन होता है कि उस पर्सन को जो है वो बहका करके आप वो काम करवा ले, इस एक्ट को कहते हैं फ्रॉड। किसके अकॉर्डिंग? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां है खतरनाक चीज, और वो है प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इसके अकॉर्डिंग फ्रॉड का मतलब क्या है ये देखिएगा, और ये फिर आपका क्वेश्चन का पार्ट बनता है, यानी एक पूरा सेपरेट क्वेश्चन यहां बनता है कि इनके अकॉर्डिंग फ्रॉड का, और ये दो जगह आपका दिया हुआ है, पेज नंबर 42 पे भी ये है आपका। तो इसीलिए वहां हम इसको उड़ाएंगे, इसीलिए पहले से आपको बताया एग्जैक्टली सेम चीज दिया हुआ है। बस अंतर यही कि जो 1 2 3 4 करके दिया है वहां पे थोड़ा लाइन बना करके दे दिया है। फ्रॉड का मतलब कह रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक के सारे चीज आपके लिए है, 9 पॉइंट तक जो है वो सारे पॉइंट इंक्लूड एनी एक्ट, एक्सप्रेशन, ओमिशन और कंसीलमेंट कमिटेड whether in a deceitful manner or not by a person or by any other person with his convenience or by his agent while dealing in securities in order to induce another person or his agent to deal in securities, whether or not there is any wrongful gain or avoidance of loss shall also include। अब देखिए यहां पे आसान शब्दों में क्या मतलब है, चाहे अपने कीजिए, किसी एजेंट के थ्रू कीजिए, किसी पर्सन को डायरेक्टली कीजिए या इनडायरेक्टली कीजिए। अगर आप किसी भी पर्सन को कोई बात बताते हैं जिससे आप उसको इंड्यूस करना चाहते हैं सिक्योरिटीज में डील करने के लिए, क्योंकि ये आपका सेबी के अकॉर्डिंग है, या आप जो है वो किसी भी जो है वो इंस्ट्रूमेंट को खरीदते वक्त किसी को मिसलीड कर रहे हैं कि ये चीजें आप इस चीज को क्या करो, खरीद लो। कहा कि कोई भी ऐसा चीज जिससे आप बिना फैक्ट के, बिना रियलिटी के या बिना अपनी जिम्मेदारी को लिए हुए कि जो आप कह रहे हैं वो सही है या गलत है, किसी को भी जो है वो अप्रोच करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिससे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिक्योरिटीज को परचेज करता है, आप उसको डिसीव करते हैं इस चीज को करने के लिए, कन्विंस करते हैं, ये क्या कहलाया? इनके अकॉर्डिंग, सेबी के अकॉर्डिंग। इसमें इन्होंने कहा है कि ये जो लिस्ट दिया हुआ है 9 लिस्ट, ये 9 के 9 जो है वो लिस्ट फ्रॉड के हैं। अगर इनमें से किसी भी तरीके से आप बिहेव करते हैं तो माना जाएगा कि आपने क्या किया है?
अब ऑब्वियस सी बात है, पहले तो तय कर रहे हैं कि फ्रॉड का मतलब क्या है और फिर क्या करेंगे, फ्रॉड के केस में आपको पेनल्टी लगाएंगे और वो पेनल्टी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पेनल्टी क्या क्या है। क्या कंपनीज एक्ट वाले पेनल्टी, उसके अलावा भी कोई पेनल्टी रहेगा, क्या सीआरपीसी भी कोई पेनल्टी लगाएगा, साथ में कंपनीज एक्ट का भी लगेगा अगर मामला कंपनीज एक्ट का है। अगर सिक्योरिटी लॉ का है तो क्या जो है वो कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटी लॉ और जो है वो आपके इंडियन पिनल कोड तीनों लगेंगे या कहां कौन सा लगेगा। तो पहले जरा फ्रॉड समझ तो ले कि फ्रॉड का मतलब ये है। तो कह रहे हैं कि फ्रॉड का मतलब है knowing misrepresentation of the truth or concealment of material fact in order that another person may act to his detriment। साफ तौर पे कह रहा है कि मिसरिप्रेजेंटेशन है, आपको पता है या तो आप जो है वो झूठ बता रहे हैं या चीजों को क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, जिससे सामने वाले को क्या होगा, डेट्रीमेंट, नुकसान होगा। ए सजेशन, आप सजेशन दे रहे हैं एज टू अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, किसी को सलाह दे रहे हैं और उन चीजों पे जो कि सही नहीं है। बहुत बड़े चौधरी बन रहे, इस कंपनी में पैसे लगाओ, ये कंपनी तो जबरदस्त है, खुद नहीं पता है वो कितना जबरदस्त है। बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, जो खुद आपको भरोसा नहीं कि ये क्या है, ट्रू है, उस पर आप दूसरे को क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। An active concealment of a fact by a person having knowledge or belief of the fact, साफ तौर पे छुपा रहे हैं जबकि आपको पता है कि आप इस बात को क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप ये चीज सामने वाले को नहीं बता रहे। अगर यहां पूरे तरह से आप अंतिम तक जाइएगा तो दो ही तीन बात, एक मिसलीड और एक जो है वो आपका कंसील, इन्हीं दोनों चीजों पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आप किसी के साथ क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, फ्रॉड के कैटेगरी में आएगा। नीचे आइए, जहां द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट, द टर्म फ्रॉड हैज बीन डिफाइंड एज बिलो। कंपनीज एक्ट में कहीं फ्रॉड डिफाइन नहीं था, बल्कि अब क्या किया है, जो सेक्शन 447 है उसके एक्सप्लेनेशन में जो है वो फ्रॉड को डिफाइन किया गया है। 1956 में था ही नहीं, इसमें जो है वो यही कहानी में दिया हुआ है, शुरू के जो पहले पेज थे कि पहले नहीं था, अब हमने क्या किया है, इसको इन किया है। कह रहे फ्रॉड इन रिलेशन टू अफेयर ऑफ अ कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड एनी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट, करना नहीं करना, छुपाना, ऑफ एनी फैक्ट और एब्यूज ऑफ पोजीशन, जो आपका पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल करना, नहीं करना, छुपाना, अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना, और एनी अदर पर्सन विथ द कनाइंस ऑफ एनी मैनर विच इंटेंड टू, ये ध्यान रखिएगा, डिसीव। लेकिन ऊपर भी एक और डिस्कशन था, यहां पे कहा गया कि गेन या लॉस हुआ या ना हुआ हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। फ्रॉड का मतलब यह नहीं है कि उस एक्टिविटी के करने से आपको जो है वो गेन हुआ ही हो या सामने वाले को लॉस हुआ ही हो, ये जरूरी नहीं है फ्रॉड के लिए। बस आप कर क्या रहे हैं, आप जो है वो डिसीव कर रहे हैं टू गेन अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम or to ensure the interest of the company or its shareholder or its creditor or any other person, whether or not there is any wrongful gain or wrongful loss। चाहे आप कुछ बता रहे हैं, चाहे कुछ आप छुपा रहे हैं, चाहे आप कुछ करना था और नहीं कर रहे हैं, या आप अपने पोजीशन का जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस तरह से इन चीजों के द्वारा सामने वाले को डिसीव करते हैं, उनको जो है वो भ्रमित करते हैं कि जिससे जो है वो आपके बात को सही मानते हैं और उस चीज को करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस चीज के किए जाने से आपको जो है वो प्रॉफिट हुआ या उस चीज के किए जाने से सामने वाले को क्या हुआ। अगर हुआ तो भी ठीक, ना हुआ तो भी ठीक, दोनों ही केस में क्या कहलाएगा, फ्रॉड कहलाएगा। term fraud as provided in Companies Act
फॉलोइंग पॉइंट एमर्ज, जो हमने पढ़ा है उसी को एक जगह इसने इकट्ठा कर दिया जो आपके डेफिनेशन में जो है वो दिया हुआ था। द डेफिनेशन ऑफ टर्म फ्रॉड इज इंक्लूसिव इन, क्योंकि एग्जॉस्टिव नहीं, एग्जॉस्टिव रहता तो साफ दिया रहता ये एग्जाम्पल है फ्रॉड का, ना इसके आगे ना इसके पीछे, लेकिन यहां तो कह रहे कुछ बताना, कुछ छुपाना, पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना, तो ये सारा चीज जब भी इस तरह से दिया रहे तो ये क्या हो गया आपका इंक्लूसिव हो गया। फ्रॉड नीड नॉट ओनली इन रिलेशन टू कंपनी, ये किसके साथ हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट, दस द ओरिजिन इज लार्जर, इंडिविजुअल के साथ हो सकता है, कंपनी के साथ हो सकता है। फ्रॉड इंक्लूड, सेम डेफिनेशन को ही यहां पे कॉपी पेस्ट किया है, एनी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट। द डेफिनेशन ऑल्सो एक्सटेंड्स टू दोज पर्सन हु कनाइव विथ अनदर इन कमिटिंग अ फ्रॉड, जो दूसरे को भी फ्रॉड करने में क्या करे, हेल्प करे, मदद करे, वो भी इसमें क्या होगा, फ्रॉड के ही कैटेगरी में आएगा। इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। हाँ जी, यहां पे आपका इंटेंशन होना चाहिए क्या करने का, फ्रॉड करने का, वो एक इंटेंशन है जिससे वो फ्रॉड, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, लॉस सामने वाले को हुआ है या नहीं हुआ है। द टारगेट ऑफ फ्रॉड कुड बी अ कंपनी, शेयर होल्डर, क्रेडिटर और एनी पर्सन। It is not necessary that there should be a wrongful gain or wrongful loss। ये बेसिकली जितना ऊपर तक हमने पढ़ा है ना उसी को इसने एक जगह बस क्या कर दिया है, समराइज कर दिया है। आइए आगे। इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड। इंटेंशन इज वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट टू कमिट फ्रॉड। इंटेंशन होना चाहिए, चाहे प्रॉफिट या लॉस हुआ हो या ना हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड इन द मैटर ऑफ डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें इन्होंने जो कहा वो यही कि इंटेंशन जो है दैट्स द इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ फ्रॉड। द स्टेट ऑफ मैसूर, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था, हेल्ड ए व्यू दैट द इंटेंशन कैन बी एज्यूम्ड, यानी मैटर रिलेट टू सर्टेन स्मगलिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग छोड़िए, considering the fact of the case that the intention to defraud continue even after the actual importation of goods and continue in the hands of subsequent purchaser also. Thus intention has been accorded a wider amplitude and applicability। इसमें बेसिकली क्या ये सिचुएशन है, अगर कोई मान लीजिए कि स्मगलिंग करता है, कहा गया कि स्मगलिंग के केस में चाहे जो है वो प्रॉफिट या लॉस हो या ना हो, कहा गया कि ये एक अलग बात है। हो सकता है कि अभी वो जहाज से किसी चीज को लेकर के जा रहा हो, एक पर्सन जो है वो गुड्स को स्मगल कर रहा है, एक से दूसरे को उसने दे दिया, अभी वो रास्ते में ही है, क्या इस समय उसे कोई प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, नहीं, लेकिन इस समय उसका इंटेंशन जो है वो है या नहीं कि हम जो इस चीज को क्या करें, लेकर के जाए। कहा गया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी बीच समंदर में उसे प्रॉफिट हो गया हो या लॉस हो गया हो, लेकिन अगर वो चीजों को स्मगल कर रहा है तो कहा गया कि इंटेंशन उसका स्मगल करने का है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, इसीलिए ये इंटेंशन उसमें शामिल हो गया। नहीं, अब ये इंटेंशन को लेकर के इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया एक केस में, कि कहा कि इंटेंशन का मतलब ये नहीं है कि वो काम जब कर लिया जाए तभी इंटेंशन फुल होगा, उस काम के मिडिल में भी है तो हम मानेंगे कि उसी इंटेंशन से है, और उस समय भी उस पर वही प्रोविजन लगेंगे जो प्रोविजन उस चीज के करने पे होता है। यानी कि आप जो है वो स्मगल कर रहे हैं, आर्म्स को लेकर के जा रहे हैं, जब दे देंगे सामने वाले को तो आपके ऊपर जो कानून लगेंगे, अगर आप बीच में पकड़े गए, अभी तक आपने हैंडओवर उसको नहीं किया है, तो भी इंटेंशन आपका यही है कि इस चीज को सामने वाले को क्या करेंगे, उस पर्सन को देंगे जो लॉफुली अलाउड नहीं है, तो देने पे जो कानून लगेंगे वही लगेंगे। इसलिए इन्होंने बोला कि फ्रॉड का मतलब ये नहीं कि उस चीज को अंजाम दे देंगे तो हम फ्रॉड बोलेंगे, इंटेंशन है, नहीं भी कर पाया तो भी क्या माना जाएगा,
फ्रॉड माना जाएगा, और अगर पकड़ा गया तो उसके ऊपर फ्रॉड के ही चार्जेस लगेंगे। क्लियर है ये बात? इसीलिए इसमें इन्होंने जो है वो शिप का एग्जाम्पल दिया है कि भले शिप अभी पानी में ही है, अभी वहां तक नहीं पहुंचा स्मगलिंग का सामान, देगा तब ना उसको फायदा होगा, चरस हो, गांजा हो, जो भी चीज है। लेकिन वो क्या सोच रहा है कि ये लेकर के जाएंगे, गरीब बच्चों में बांटेंगे, सबका पेट भरेगा। कह रहे ऑब्वियस सी बात है, इसका इरादा ही है कि ये चीज जब दूसरे को दिया जाएगा तो उससे लोगों को क्या होगा, नुकसान होगा। भले अभी लोगों को नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि बीच समंदर में ही वो चीज क्या हो गया है, पकड़ा गया है, लेकिन उसके ऊपर चार्जेस वही लगेंगे। यही इंटेंशन का इन्होंने बतलाया है कि भले आपको लॉस और गेन नहीं हुआ है, इरादा तो वही था, और आप क्या करने जा रहे थे, फ्रॉड करने जा रहे थे। आइए, एन unintentional and mere accidental omission or commission generally will not stand the test of legal scrutiny in establishing a fraud. Intention can be provided by looking into the incident factor relating to an imposed fraudulent act. कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहां पे ये नहीं देखेंगे कि एन अनइंटेंशनल और एक्सीडेंटल ओमिशन, कोई भी चीज जो है वो सिर्फ कहिए तो एक्सीडेंटली या सिचुएशनली हो जा रहा है, इरादा कहीं भी क्या नहीं था, तो कह रहे वैसे केस में हम हर चीज के ऊपर फ्रॉड के कंप्लायंसेस जो है वो एप्लीकेबल नहीं करेंगे। ठीक है, हम ही ने बोला कि भाई लॉस और गेन कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहा लॉस और गेन से नहीं है, लेकिन इंटेंशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, और इंटेंशन के लिए प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ, लेकिन अगर एक्सीडेंटली कोई चीज हो रहा है तो या ओमिशन जो है वो एक्सीडेंटली है तो वो फ्रॉड का पार्ट नहीं होगा। हो सकता है अगर मान लीजिए कि कहीं भी दो तरह की चीज है, एक तो जो है कि किसी ने जो है वो कुछ पढ़ाया और अपने अकॉर्डिंग उसने सही पढ़ाया, एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन पैटर्न वो नहीं रहा, तो ये जो है वो उसके तरफ से जो है वो गलत नहीं है, क्योंकि उसको यही जानकारी थी कि यही पैटर्न है इंस्टीट्यूट का, तो ये नहीं, हां उसे पता है, फिर भी उसने सोचा कि इसमें थोड़ा तकलीफ होगा, पुराने चीज बने बनाए हुए हैं, उसी पैटर्न पे चले जाएं, उसी को अगर दे दें तो थोड़ी सुविधा होगी, थोड़ा कम जो है फर्ट लगेगा। कहा अगर अब ये किया तो यहां इंटेंशन ये है, वो एक्सीडेंटल था और ये क्या है, इंटेंशन, तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर बाय एक्सीडेंट हो रहा है तो वो फ्रॉड नहीं होगा, इंटेंशन होना चाहिए। आइए ये पूरा केस ध्यान रखेंगे, केतन पारेख वर्सेस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सर्कुलर ट्रेडिंग का इनका केस था, अगर कुछ ध्यान हो, आपको बताया भी था स्टॉक एक्सचेंज पढ़ाते समय। Whether a transaction has been executed with the intention to manipulate the market or defeat its mechanism will depend upon the intention of the parties, which could be inferred from the attending circumstances, because direct evidence in such case may not be available. The nature of transaction executed, the frequency with which such transactions are undertaken, the value of transaction, whether they involve circular trading, and whether there is real change of beneficial ownership. The conditions then prevailing in market are some of the factors which go to show the intention of the parties. The list of factors in the very nature of things cannot be exhaustive. Any one factor may or may not be decisive, and it is from the cumulative effect of those that interference will have to be drawn. कह रहे हैं कि ये जो आपका फ्रॉड है, इसमें इन्होंने कहा कि सर्कुलर ट्रेडिंग का फ्रॉड था। कह रहे हैं कि सर्कुलर ट्रेडिंग में होता है कि मैंने चीज इनको बेचा और इनको बोला कि चीजों को आगे बेचने के लिए, तो वो तो खरीदेंगे ही नहीं, मैं उनको पैसे देता हूं और बोलता हूं आप उनसे खरीद लीजिए, फिर उसी पैसे से किसी दूसरे को कहता हूं खरीद लेने के लिए। कहा गया कि हर केस में एक ही जैसी बात नहीं होगी, अगर एक कोई काम को किया जा रहा है, अगर वहां पे इंटेंशन जो है बस ये है कि किसी न किसी तरह से लोगों को भ्रमित किया जाए, डिसीव किया जाए, तो कहा गया कि ये अपने आप में क्या है, फ्रॉड है। सिर्फ होना क्या नहीं चाहिए कि सिर्फ एक्सीडेंटली नहीं होना चाहिए, इसके अलावा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, किसी भी तरह से आप कीजिए, बस इंटेंशन आपका क्या होना चाहिए,
भ्रमित करने का होना चाहिए, धोखा देने का, डिसीव करने का होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? फ्रॉड कहलाएगा। और सर्कुलर ट्रेडिंग में इसी तरह से हुआ था। चांस की बात है कि शेयर्स जो है वो आप खरीद रहे हैं, फिर कोई और खरीद रहा है, कहा कि ये फ्रॉड नहीं है, मैंने बोला आप खरीदिए, मैंने बोला आप खरीदिए, एक्टिविटी सेम हुआ है। नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट? फ्रॉड। क्योंकि यहां पे मैं इंटेंशनली जो है वो चीजों को क्या कर रहा हूं? हाइक कर रहा हूं, प्राइस को अप करना या डाउन करना, सामने वाले को क्या करने के लिए? किसी न किसी तरह से भ्रमित करने के लिए, डिसीव करने के लिए। तो इसमें यही इन्होंने बताया कि सेम ही चीज होगा, अगर वही आपने क्या किया है, अगर सर्कुलर ट्रेडिंग ही किया है लेकिन डिसीव करने के नेचर से किया है, तो ये फ्रॉड हुआ। ये भी हो सकता है कि सेम ही ट्रांजैक्शन हुआ हो लेकिन इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो, मेरे से शेयर इनके पास, इनसे इनके पास, इनसे इनके पास, लेकिन अब अगर मेरे कहने पे जो है इनसे ये खरीद रहे हैं, इनसे ये खरीद रहे हैं, तो ये फिर क्या हो गया? डिसीव करना हो गया। अनलॉफुल गेन और लॉस, पहले ही हमने डिस्कस किया कि क्या इसमें लॉस और गेन जो है वो मायने रखता है? कहा नहीं, बस इंटेंशन, चाहे वो लॉस या गेन हुआ हो या ना हुआ हो। आइए अब यूज ऑफ सेक्शन 447 इन वेरियस प्लेस इन द एक्ट। अब ये क्वेश्चन बनता है कि सेक्शन 447 के तहत फ्रॉड में किस किस जगह पे जो है वो क्या होगा? फाइन पेनल्टी इंपोज होगा, यानी कि किस किस जगह पे कॉन्ट्रावेंशन होगा। तो सेक्शन 447 कहता है कि दिस इज फ्रॉड, और तब उसके ऊपर क्या लगेंगे? फाइन पेनल्टी जो है वो इंपोज होंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका लिस्ट दिया हुआ है। ये लिस्ट में जितने भी चीज आपके दिए हुए हैं, ये सारे चीज जो है वो डिटेल में भी है, लेकिन आपको इस लिस्ट को ध्यान रखना है, इसमें से कुछ पॉइंट को, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन का ही पार्ट बन जाए कि एट व्हाट प्लेसेस अंडर सेक्शन 447 इट शैल बी कंसीडर एज फ्रॉड। अब उसी को हम यहां पे क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक्सप्लेन करने में बस एक ही बात है, फाइन कितना है ये फटाफट हमें मार्क करना रहेगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय में अगर आप किसी भी तरह का जो है वो चीज गलत बताते हैं, झूठ बताते हैं, चाहे आपने प्रॉफिट लिया या नहीं लिया, ये क्या कहलाएगा? फ्रॉड। और ये फ्रॉड के दायरे में आता है, पहले ही लिखा हुआ कि 447 ने इसको क्या माना है? फ्रॉड माना है। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, इफ ए पर्सन फर्निशेज और इनकरेक्ट पर्टिकुलर और suppress material information, then the person is liable action under section 447। और इसमें the promoter, the first director and the fiduciaries, ये लोग इसमें शामिल होते हैं। आपके लिए भी कुछ है, the managing director, secretary of company, ये भी शामिल है, और shall also be liable for action under section 447। चैरिटेबल कंपनीज के केस में का इसमें भी एप्लीकेबल है, जो भी ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट होंगे उनके ऊपर क्या होगा? 447 के अकॉर्डिंग जो है वो चीज एप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। वहां भी अगर कोई भी आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं जिसके बेसिस पे कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो आपके ऊपर 447 एप्लीकेबल होगा। क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट, अगर आप जो है वो प्रोस्पेक्टस में कोई क्या बतलाते हैं, झूठी बात बताते हैं, या जो बात बतानी चाहिए था वो आपने क्या किया है? सप्रेस किया है, तो ऐसे केस में 447 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। हम पूरा का पूरा पढ़ ही रहे हैं किन चीजों को, कि कौन कौन से ऐसे जगह है जहां पे चीजों को हम फ्रॉड के कैटेगरी में रखेंगे। पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी, किसी को जो है आप सेक्शन 68 में क्या करते हैं? ये पुराने के अकॉर्डिंग, अगर हम नए के अकॉर्डिंग चले तो हमारा 73 से लेकर के कहां तक, अगर हम किसी पर्सन को क्या करते हैं, अगर हम इंड्यूस करते हैं कि आप क्या करो, फलाने जगह पे इन्वेस्ट करो, और वो गलत तरीके से, तो वो क्या कहलाएगा? आपका फ्रॉड के उसके ऊपर चार्जेस आएंगे। पनिशमेंट फॉर पर्सुनेशन फॉर
एक्यूजिशन, किसी भी तरीके से आप क्या कर रहे हैं, सामने वाले को आप जो है वो पर्सुएशन फॉर एक्यूजिशन, यानी कि जो चीज नहीं है वो भी आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और तब जो है उन्हें कह रहे हैं क्या करने के लिए, एक्वायर करने के लिए सिक्योरिटीज। कहा कि इस केस में भी आपके ऊपर क्या होगा, सेक्शन 447 जो है वो एप्लीकेबल होगा। इसमें देखिए कुछ और भी चीज है, और उसके तहत 5 पनिशमेंट फॉर ये, इसमें बेसिकली क्या कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी जो है किसी भी तरह से उससे जो है वो बेनिफिट जो है वो गेन कर लेता है, तो उस केस में जो आपका बेनिफिट है वो भी बेनिफिट क्या करना पड़ेगा, आपको वापस जो है वो करना पड़ेगा। मैक्सिमम इम्प्रीजमेंट कितने तक का, लेकिन ये इसीलिए नहीं क्योंकि ये इसमें था, अब कितना है 10 इयर्स का। 447 एज इट इज लगेगा। उसके अलावा जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इम्प्रीजमेंट कितने साल तक का है, 10 ईयर का है। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, सेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, cases of fraud with respect of issuance of share certificate attract a punishment with fine। देखिए जहां भी ये वर्ड लिखा हुआ है ना 447, तो 447 में जो फाइन पेनल्टी है वो रहने दीजिए, उसके अलावा भी अगर वो कोई फाइन पेनल्टी है तो वो यहां पे क्या करेंगे, मेंशन हम करेंगे। तो इसमें कह रहे हैं पनिशमेंट विथ फाइन मिनिमम कितना, 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू विथ मैक्सिमम पेनल्टी कितना तक, तो मिनिमम 5 टाइम्स, मैक्सिमम 5 टाइम्स। जितना का क्या दिया है आपने, गलत तरीके से, धोखे वाले तरीके से जितने भी आपने शेयर सर्टिफिकेट दिए हैं उसका कितना, 5 टाइम्स टू 10 टाइम्स फेस वैल्यू का, इशू वैल्यू का नहीं, या कितना 10 करोड़, विच एवर इज हायर। साथ ही साथ कौन सा पनिशमेंट, 447 का पनिशमेंट। हाँ जी, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, इसमें एक्शन अगेंस्ट डिपोजिटरी, इंटरनेशनल फ्रॉडलेंट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय डिपोजिटरी और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, ये भी इसमें जो है वो शामिल, और ये भी आपका किस दायरे में आ गया, 447। हेडिंग आपको सबके याद रहने चाहिए क्योंकि मैक्सिमम में हम 447 ले जा रहे हैं, किसी में जो है वो एक्स्ट्रा है तो वो एक्स्ट्रा पनिशमेंट देखना है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इस केस में जानबूझ करके नोइंगली जो है कंसील करते हैं नेम ऑफ क्रेडिटर, मिसरिप्रेजेंट करते हैं क्लेम के अमाउंट को, या जो है वो छुपाते हैं, इंस्टिगेट करते हैं कि छुपाया जाए इस चीज को। कहा किस दायरे में आएगा, लेकिन इसके अलावा जो है वो इसमें इम्प्रीजमेंट कहां है, मैक्सिमम 1 ईयर। अच्छा, अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए कि 447 कह देगा 3 इयर्स, तो क्या ये 1 ईयर फिर वैलिड होगा? कहा कि जब भी जो हायर पनिशमेंट होता है हमेशा क्या किया जाता है, उस पनिशमेंट को हम पिक करते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर इसमें जो है वो तो अपनी जगह है, और अगर नहीं भी है तो ये वाला क्या होगा, इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जब हम पढ़ ही रहे हैं फ्रॉड, तो फ्रॉड के केस में 447 तो इन करेगा ही, क्योंकि 447 ही किसको डिफाइन किया है, फ्रॉड को, और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, पेनलाइज किया जाएगा। डैमेज ऑफ फ्रॉड, when it is proved that deposit had been accepted with intent to defraud the depositors, और कौन सा, देखिए अगर कोई भी सिर्फ नए वाले एक्ट का देखेंगे, नहीं, टू सिर्फ और सिर्फ जो है अगर हम देखें किसका, नया वाले का, तो इसमें सिर्फ हम क्या लगाएंगे, 447। आप भी लिख सकते हैं अगर ये 1956 करके, तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। बस अगर हम क्या लिखते हैं,
1956 करके, तो बेटर है कि इसको हम क्या करेंगे, कोई भी 1956 वाले कोई भी पनिशमेंट को हम लोग जिक्र, ऐसे ही क्या हमारे पास दर्द कम है पनिशमेंट के, तो सिर्फ क्या लेकर के चलेंगे 44। और अगर उसी के पैरेलल में कंपनीज एक्ट 2013 में और कोई भी पनिशमेंट है तो वो पनिशमेंट भी एप्लीकेबल होगा, और कौन सा 447 भी। अगर सेबी के उस समय कोई पनिशमेंट है तो वो भी एप्लीकेबल होगा। When it is proved that deposit had been accepted with intent to defraud the depositors or for any fraudulent purpose, every officer of company who was responsible for the acceptance of such deposit shall without, बस सीधा कहां किस सेक्शन में आएंगे 447 में। ये कौन सा हो गया, पब्लिक डिपॉजिट का। पब्लिक डिपॉजिट में किया तो भी किस में आएंगे 447 में। पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, इफ एनी पर्सन विलफुली furnishes any false or incorrect information or knowingly suppresses any material information required to be registered in accordance with section, यानी कि ये किसका है, चार्ज। जिस समय आप चार्ज क्रिएट करते हैं, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन, कह रहे उस समय भी अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया है जानबूझ करके तो फिर ये भी किस कैटेगरी में आएगा 447। रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इन अ कंपनी, इसमें फिर रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, इफ एनी पर्सन विलफुली फर्निशेस एनी फॉल्स, और देखिए हर जगह बस यही है कि फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, पर्पस क्या होना चाहिए, इंटेंशन टू डिसीव, लोगों को क्या करना, मिसलीड करना। एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन, ये भी किस दायरे में आया 447 की कैटेगरी में। रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस, यानी कि यहां पे पनिशमेंट फॉर ऑडिटर ऑफ कंपनी इनके लिए है, क्या किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर। फ्रॉडुलेंट मैनर में काम किया, या तो नहीं बताया या जो है वो गलत बताया, तो इनके ऊपर भी क्या चार्ज एप्लीकेबल होंगे 447 के अकॉर्डिंग, ऑडिटर पे भी एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 206 देखिएगा, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन हमें डिटेल में पढ़ना है। अगर इसके अकॉर्डिंग आपसे इंफॉर्मेशन मांगा गया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंस्पेक्शन के दौरान, जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे और सही प्रोवाइड करेंगे। अगर यहां पे आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है तो भी कौन सा आपका एप्लीकेबल होगा 447, और बहुत डिटेल में ये आपका है, वहां भी पेनल्टी दिया हुआ रहेगा कि अगर इन्होंने नहीं दिया तो उस केस में जो एक्स्ट्रा है वो जो लगना है वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में क्या एप्लीकेबल होगा 447 एप्लीकेबल होगा। इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर ऑफ कंपनी बाय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अगर इनके द्वारा भी हुआ है तो भी क्या एप्लीकेबल होगा, यानी कि आपने जो है वो अपोज किया, आपने उनको कोऑपरेट नहीं किया, तो भी ऐसे केस में कह रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी रिलीज। ये बहुत डिटेल में आगे देखेंगे तो इसको कुछ नहीं करेंगे, बस हेडिंग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि ये ऑफिस कैसे जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता है, इसका जानना है, सीबीआई का थोड़ा सा जानना है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा जानना है। आपको सीबीआई वगैरह सब बना रहे हैं इंस्टीट्यूट, दिया हुआ है कि सीबीआई जो है वो किस तरह के केस में किस तरह से प्रोसीड करते हैं। इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनीज अफेयर इन अदर केसेस, कहा कि ये सारे सिचुएशन है जिसमें क्या चाहिए, जो फ्रॉड के कैटेगरी में आएगा। और भी कुछ है, पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल स्टेटमेंट
म्यूटिलेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को खत्म करना भी जानबूझ करके म्यूटिलेट करना ताकि पढ़ा ना जा सके, ये भी किस कैटेगरी में आया? फ्रॉड के कैटेगरी में। ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए आए, अगर वो चीज आप नहीं देंगे तो वो माना जाएगा कि आपने जो है वो फुलफिल नहीं किया, तो आप क्या करते हैं, उसे इस तरीके से कर देते हैं कि पढ़ लो इसको। एक कागज से कोई भी और चीज पानी में डुबोया है, कुछ और है भी अवेलेबल, और लेकिन आप उसको रीड नहीं कर सकते। कहा कि ये भी किस कैटेगरी में आएगा आपका? क्योंकि इंटेंशन ही आपका है सप्रेस करना, लिखा तो हुआ है, ओमिशन भी है और एक्ट भी है, किसी चीज को करना, नहीं करना, कंसील, ये सारा कुछ इसी दायरे में आता है। पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉर म्यूटिलेशन, अच्छा, फ्रॉडलेंट एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम, ये बेसिकली जब आप स्ट्राइक ऑफ करना चाहते हैं 248 में, उस समय जब आप जो है वो गलत एप्लीकेशन देते हैं, उसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किस सिचुएशन में कंपनी को स्ट्राइक ऑफ किया जा सकता है, वो ग्राउंड दिए हुए हैं। आपने उन चीजों के लिए जो है वो गलत डॉक्यूमेंट क्या किया है, सबमिट किया है। जैसे डोरमेंट कंपनी के लिए दिया हुआ है कि कब कोई कंपनी डोरमेंट होगी, एविडेंस देना पड़ता है। स्ट्राइक ऑफ के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, एविडेंस देना पड़ता है, जो आप चीजों को कह रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 447 एप्लीकेबल होगा। लायबिलिटी फॉर फ्रॉडलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी लिमिट ऑन लायबिलिटी ऑफ क्या, जो भी डायरेक्टर, मैनेजर, जो भी लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बिजनेस को गलत तरीके से कर रहे हैं। कंपनी का जो बिजनेस है उसको कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं करके बल्कि अपने पर्सनल जो है वो बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, फ्रॉड माना जाएगा। 447 क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ये बड़े सारे जगहों पे इसलिए बार बार कह रहा है कि अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग है, तो ये आपका किस सेक्शन के अकॉर्डिंग कह रहा है, ओल्ड, इसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं। मतलब ये जानिए कि जिस भी जगह पे फॉल्स स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, एक जगह नहीं है, कंपनी लॉ में जो है वो 50 जगह है जहां पे ये जिक्र है कि अगर कहीं इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन कुछ भी होता है तो एक तो पहले आप क्या कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, जब वो चीजों को मांगे तो आप उनको इंफॉर्मेशन दीजिए, और कैसा दीजिए, ट्रू इंफॉर्मेशन दीजिए। रिव्यू कमिटी ऑन कंपनीज एक्ट 2013, ये बेसिकली किस लिए जो है ये बनाया गया? कहा कि रिव्यू कमिटी जो बनाया गया है वो इसी चीज को लेकर के कि फ्रॉड को हम कैसे डील करें, फ्रॉड के केस में क्या पेनल्टी वगैरह रखें, इसके लिए बनाया गया रिव्यू कमिटी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। जब ये कमिटी बनी तो इस कमिटी ने अपना रिपोर्ट दिया। 2016 में जो है ये कमिटी जो अपना रिपोर्ट देती है, और इस कमिटी का जो रिपोर्ट था उसके एक्सट्रैक्ट यहां पे हैं। अब यहां जो भी है ये हमने डिस्कस किया है ड्यू डिलिजेंस में, लेकिन यहां पे जो चीज हमें पिक करना है वो एक बार यहां से पिक कर लेते हैं। इसमें इन्होंने दो पार्ट में चीजों को बांटा है। एक जो किया है, द कमिटी ऑब्जर्व दैट द प्रोविजन हैज ए पोटेंशियल ऑफ बीइंग मिसयूज्ड और हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट, यहां से आप आइए इन्वॉल्व तक में। हाँ जी, कह रहे हैं कि इन्होंने किया क्या है, दो कैटेगरी में बांटा है फ्रॉड को लेकर के। कहा कि एक कैटेगरी में हम उनको रखेंगे जहां पे वैल्यू हमारा जो है वो 10 लाख से कम है, और एक किस में रखेंगे, ज्यादा। ऐसा इसलिए इन्होंने किया क्योंकि कहा कि आज के समय में बड़े सारे जो है वो प्रोफेशनल्स भी चीजों से जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए इन्होंने दो कैटेगराइजेशन किया फाइन पेनल्टी को लेकर के। इनका रिव्यू कमिटी जो आपका है उनका ये बेसिकली क्या है, कमेंट था कि इसको इस तरह से कीजिए, और इसमें इन्होंने जो है वो फिर फाइन पेनल्टी इंपोज किया जो कि यहां पे है आपका ये। वहां बोला कि दो कैटेगरी में बांटिए, कितने कितने, और एकदम सेम है जैसे हमने किया था कि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व नहीं है, सेम ही चीज है। एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग एन अमाउंट ऑफ लेस देन कितना, 10 लाख, और कितना 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी, विच एवर इज लोअर। एक तो ये,
अगर ऐसा है तो उसको इंक्रीजमेंट होगा कितने का, ये है मिनिमम 6 मंथ्स का और मैक्सिमम कितना। लेकिन अगर इसी चीज में आपका पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, यानी ऐसा चीज है, तो बस यही 6 महीने की जगह क्या हो जाएगा, बाकी सारा कुछ एज इट इज है। सॉरी, ऑल्सो बी फाइन विच शैल नॉट बी दिस। अच्छा, ये तो हो गया इंप्रीजमेंट के बारे में। और फाइन कितना रहेगा, हाँ जी, मिनिमम फ्रॉड अमाउंट और ज्यादा से ज्यादा कितना, 3 टाइम्स। अगर यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहा तो कहा कि फाइन का वैल्यू तो सेम है, उसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो हाईएस्ट इंप्रीजमेंट है वो भी कांस्टेंट है। लेकिन जो मिनिमम हमने 6 मंथ्स रखा है वो क्या हो जाएगा, 3 इयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपके दूसरे साइड कौन आते हैं, लेस देन कितना, मोर देन 10 लाख तो हमने कर लिया। अगर आपका मामला कितने का है, लेस देन 10 लाख का है, तो अगर ऐसा है तो इस केस में इन्होंने कितना बोला, या तो लेस देन 10 लाख या कितना 1% ऑफ टर्नओवर, विच एवर इज लोअर। कह रहे हैं ऐसे, और पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो वैसे केस में मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 5 ईयर है। और फाइन जो है वो भी आपका जो है वो मिनिमम नहीं है, बल्कि क्या है, मैक्सिमम कहां तक, उसमें था आपका फ्रॉड जो है उतना या मैक्सिमम कितना, तो वहां मिनिमम भी था, मिनिमम भी था, हाँ, मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड अमाउंट इन्वॉल्व। इसमें मिनिमम कोई नहीं है, मैक्सिमम कितने तक का है, 50 लाख का है। चलिए, यहां आपके ये चीज एप्लीकेबल नहीं, अब ये की रिकमेंडेशन है किनके, यही जो रिव्यू पैनल जो क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, उनके क्या है, की रिकमेंडेशन। पॉसिबल 5 मार्क्स के क्वेश्चन में रह जाए, इसीलिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या की रिकमेंडेशन है। पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ हेडिंग को टच करेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉर्पोरेट ऑफेंसेस टू रिलाइव स्पेशल कोर्ट फ्रॉम एजुडिकेटिंग रूटीन ऑफेंसेस। कहा कि सबसे पहले जो स्पेशल कोर्ट हैं उन स्पेशल कोर्ट को भाई मुक्त कीजिए कि वो सारे के सारे कंपनीज केसेज में उलझे हुए ना रह जाए। रिकमेंडेशन था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये टिप्पणी आपको नहीं करना है। रिकमेंडेशन था कि कंपनी लॉ से जुड़े हुए मैटर में मामला स्पेशल कोर्ट नहीं जाए, आप कंपनी में ही कोई इंतजाम कीजिए, चाहे किसी भी तरह का सिचुएशन बताइए, ऑडिट कमिटी जो भी करना है कीजिए, लेकिन कंपनी के इतने सारे मामले को स्पेशल कोर्ट में ना लाने दिया जाए, इसमें कमी किया जाए। कहा ठीक है। और इसी में देखिएगा हम लोग पहुंचेंगे चैप्टर में तो लिस्ट सारा का सारा जानना है। ये जो कंपाउंडेबल है, ये जो है वो आपके नॉन कंपाउंडेबल है, कौन सा रीजनल डायरेक्टर के पास कंपाउंडेबल होगा, कौन एनसीएलटी, ये है अलग से चैप्टर कंपाउंडिंग का। तो इसीलिए यहाँ पे इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ रिकमेंडेशन था। एग्जैक्टली यही नहीं हुआ, एग्जैक्टली जो हुआ है वो ऑलरेडी हम वहां पे पढ़ेंगे, ये इनका रिकमेंडेशन था। डिक्लॉगिंग द एनसीएलटी बाय, कह रहे हैं कि यहां पे आप क्या कीजिए सर, इन्होंने कहा कि एनसीएलटी में सब कुछ भी मत आने दीजिए बल्कि लिमिट को बढ़ाइए 5 लाख से। फिर ये मैं आपको बता रहा हूं, फिर ये अलग एक चैप्टर है हमारा जिसमें पढ़ना है। पहले था कि अगर 5 लाख तक का मामला था तो इट कैन बी कंपाउंडेड बाय रीजनल डायरेक्टर, और उससे ज्यादा है तो एनसीएलटी। इन्होंने 5 को बढ़ा के 25 किया ताकि फिर जो है वो सारा चीज कहां ना पहुंच जाए, एनसीएलटी। रिकमेंडेशन था, ये तो वैलिड था, माना भी गया और इस पे हम पढ़ेंगे भी। रिकमेंडेशन रिलेटेड टू कॉर्पोरेट कंप्लायंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब यहां पे इन्होंने जो चीज कहा है वो बेसिकली दिया है इन बातों को लेकर के, और जिसमें इन्होंने कहा है कि पहले जैसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जैसा प्रोविजन था उसको दोबारा से शुरू करो। रिकमेंडेशन ही तो है, ऑब्वियसली बात है, कुछ माना गया और कुछ नहीं माना गया। ये कहते हैं कि इस चीज को कीजिए ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ लोग पेपर कंपनी और सेल कंपनी बनाते रहें।
कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तो एक और चैनल है जहां पे हम फ्रॉड जैसे चीज को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कार्ड किस चीज को लेकर के, पब्लिक डिपॉजिट को लेकर के जो है डिस्क्लोजर नॉर्म्स को और स्ट्रिक्ट किया जाए और जो है वो क्लियर किया जाए, ताकि पब्लिक डिपॉजिट को लेकर के जो है वो फ्रॉड जैसा चीज ना हो। यानी एक तो सेल कंपनी को लेकर के, दूसरा किसको लेकर के, पब्लिक डिपॉजिट को लेकर के। कहा आप जो है वो फाइलिंग जो है वो बहुत टाइम जो देते हैं उसमें कॉन्ट्रावेंशन के ज्यादा चांसेस रहते हैं, और उसमें जो है वो और भी दूसरी चीजों को करने का मौका मिल जाता है, फ्रॉड या बाकी चीज। क्योंकि अगर चीज जल्दी होगा तो शायद अथॉरिटी तक भी बात जल्दी पहुंचेगी, या अगर नहीं फाइल किया गया तो एक जो है वो कहिए सम काइंड ऑफ जो है वो चीज क्रिएट होगा कि आखिर अभी तक फाइल क्यों नहीं हुआ है। बाय दिस मैनर वी कैन स्टॉप फ्रॉड एंड दोज ऑल थिंग। तो इनका कहना था फाइलिंग के लिए जो आपने टाइम ज्यादा दिया उसको क्या कीजिए, रिड्यूस कीजिए। ये भी जो है वो मदद करेगा क्या करने में, फ्रॉड। क्योंकि बहुत सारे काम को करने के बाद किसको हम बताते हैं, आरओसी को। अगर टाइम छोटा कर दिया तो उनको बीच में गड़बड़ करने का मौका थोड़ा कम मिलेगा। अभी देखिए ना, जैसे कह रहे कि राज्यपाल ने रातों रात जो है वो शपथ दिला दी, सब कुछ हो गया। अगर फटाक से फ्लोर टेस्ट हो जाए तो ऐसे केस में अगर फ्लोर टेस्ट तुरंत हो जाए तो अगर कुछ मैनिपुलेशन था तो मैनिपुलेशन क्या होगा, पकड़ा जा सकता है। और यही तो अभी चल रहा है। ऐसे 27 का डेट दिया है या 25 का, 27 का। तो गवर्नर ने 27 का दिया था, लेकिन अब आप देख लीजिए होते होते ये भी कितने शातिर हैं, आज तो 25 हो ही गया। अब अगर फ्लोर टेस्ट करने के लिए भी बोलेंगे तो कब बोलेंगे, ज्यादा कल बोल सकते हैं, इससे ज्यादा जल्दी चीजें नहीं हो सकती है। तो कांग्रेस भी थोड़े अच्छे निकले, वो भी हाईकोर्ट गए ही नहीं, सीधे कहां पहुंच गए। क्योंकि अगर वो हाईकोर्ट जाते हैं तो हाईकोर्ट जितना भी जल्दी करता सुनाता ना फैसला, और कहीं उनके जो है वो किसी में भी जाता, फेवर में जाता तब तो कोई बात ही नहीं, अगेंस्ट में जाता तो क्या होता, वो इसको चैलेंज करते। और इस चैलेंज में 27 तक का क्या आ जाता टाइम, और तब तक इनको समय मिल जाएगा जो भी जो है एमएलए वगैरह हैं उनको मैनेज करने का। लेकिन यही अगर कहा जाए कि देन एंड देयर आप जो है वो उनका रिटर्न कंसेंट दीजिए तभी ये काम होगा, तो शायद चांसेस है कि इस तरह की एक्टिविटी को क्या किया जा सके। तो यही कह रहे हैं कि टाइम क्या कीजिए, रिड्यूस कीजिए। आइए, नॉन मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस टू ट्रिगर डी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। थोड़ा स्ट्रिक्ट बात बोल दिया इन्होंने और कहा कि अगर जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस आपका क्या है, मेंटेन नहीं है, रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करो, कंपनी को यानी कि स्ट्राइक ऑफ कर दो। तो बहुत हार्ड स्टेप हो गया। 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो क्या करने रहते हैं, आपको टाइम दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि इनकॉर्पोरेशन के समय हो। कह रहे हैं कि नहीं है तो क्या करो, खत्म करो उसको, झूठ मूठ का कैरी ना करो। ये सारा कुछ ये बतला रहे हैं किस चीज को रोकने के लिए। इनका ये मानना है कि इससे फ्रॉड क्या होगा, इनको क्या पता कि जो चीज जो है वो खूनों में बसे हुए हैं उन चीजों को कैसे दूर किया जाए। लेकिन फिर भी हर जो है वो कमिटी यही बस बना है ताकि उसको क्या करे, कम करे। काफी पॉइंट है यहाँ। ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, जो आप पढ़े हैं, जो आप सुने हैं, जो जानते हैं वैसे ही है, यहां के लिए भी आपको जानना होगा। तो है ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट इंक्लूड फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, और कौन, की मैनेजेरियल पर्सनल, और द पर्सन हु वर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द कंपनी। अब जैसे ही यहां पे आपका लिख दिया की मैनेजेरियल पर्सनल, वैसे ही आप खुश हो जाइएगा कि इस दायरे में आप आते हैं या नहीं आते हैं। व्हेन इट कम्स टू इशू ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो कौन हो गए, आरटीए, मर्चेंट बैंकर, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट। और यहां पे की मैनेजेरियल पर्सनल में कौन हुए, आप भी हैं, आपको गोला लगाया, सीएफओ, सच पर्सन हु इज वन लेवल बिलो द डायरेक्टर designated as key managerial person और such other officer। अब ये ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट किया क्यों हमने,
क्योंकि इतने जगह पे जो आपने फाइन पढ़ा है तो वो लगाइएगा किन के ऊपर। तो जहां भी ऑप्शन इन डिफॉल्ट है वहां पे ये सब अलग अलग वहां क्या है, शामिल है। ये नहीं कि कोई एक ही है, ये सब अलग अलग शामिल है, सबके ऊपर अलग अलग फाइन पेनल्टी, कंपनी के अलावा जो भी है। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, यहां पे आपका ऑडिटर को लेकर के कहें तो हमने सेम इसको डिस्कस किया है। हाँ जी, जिसमें जो है हम लोग गड़बड़ हुए थे, मतलब थोड़ा गड़बड़ इंटरप्रिटेशन किया था। इसी में जो है वो अगर आपका फ्रॉड लेस देन कितना है 1 करोड़, तो 2 डेज में किसको देंगे? हाँ जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमिटी। अगर यही आपका जो है वो फ्रॉड जो है वो कितना है 1 करोड़, तो फिर यहां पे 62 डेज में किसको? सीजी को। और यही उसका बाइफर्केशन था, 2 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और किसको? ठीक। फिर इनके पास नहीं, 45 डेज, 45 डेज में ये क्या करेंगे? रिप्लाई। फिर 15 डेज ऑडिटर के पास है अपना ओपिनियन प्लस इनके वाले के साथ फाइल करने के लिए, तो ये हो गया 62। लेकिन अगर ये जवाब नहीं आता है तो भी 45 दिन के बाद ये अपने सारे बातों को बतला देंगे। यही चीज यहां पे भी है, ठीक जो वहां किया था। चलिए, ये क्वेश्चन बन सकता है, हु कैन बी परफॉर्मिंग अ फ्रॉड ऑन द कंपनी एंड वाई। तो इसमें यहां से आएंगे सम एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड। तो एक हो गया बाय डायरेक्टर। डायरेक्टर किस समय? जब जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को क्या करते हैं? डिसीव करते हैं कि भाई हम बड़े होनहार कंपनी है, हम में लगाइए। या डिसीविंग लेंडर, बैंक वगैरह से झूठ कह करके पैसे क्या करते हैं? फंड कराते हैं उस समय। डिसीविंग कस्टमर कि हमारा प्रोडक्ट बहुत जोरदार है, शानदार है, मतलब जो भी आप ये कह रहे। और डिसीविंग व्हाट? गवर्नमेंट, जो आप टैक्स वगैरह जो है वो जो है बचाते हैं, बचाना मतलब गलत तरीके से। तो ये सब कार्यक्रम कौन करते हैं? प्रमोटर की तरफ से होने वाले ये शानदार फ्रॉड है। जो सीनियर मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉय हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? रेट हायर देन द मार्केट रेट, और इस चीज को एडवांटेज एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। कोई भी चीज शॉर्ट एनी सप्लायर ऑफ द कंपनी और लेंडर हु लेंड एट ए रेट व्हाट? हायर देन द मार्केट रेट। मार्केट रेट से क्या कर रहा है? पैसा जो है वो इसके लिए किसके पॉकेट में जाएगा? कह रहे कि इस बीच में जो है वो कंपनी के पास नहीं, कंपनी को तो आप ज्यादा चूना लगा रहे हैं और ऐसा जो आप कर रहे हैं इससे अपने पास क्या कर रहे हैं? पैसे लेकर के जा रहे हैं। ये फ्रॉड के बेसिकली एग्जाम्पल। कह रहे हैं कि पेमेंट सिस्टम और आइडेंटिफाई थेफ्ट फ्रॉड, इसमें क्या करते हैं? मेकिंग फेक पेमेंट टू रिलेटेड पार्टीज। सही में सामान नहीं खरीदा और क्या किया आपने? पेमेंट कर लिया है, तो सही क्या है? फ्रॉड है। तो यही तो फ्रॉड कर रहे वो। स्टीलिंग और लीकिंग व्हाट? किस चीज के लिए? सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए। फ्रॉडरी सिग्नेचर जो है वो क्या करते हैं? मैनेजर या जो ऑथराइज पर्सन है उसका झूठा सिग्नेचर करके चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं। स्टीलिंग कंपनीज प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो चोरी कर रहे हैं, यानी कि जहां जाना था वहां नहीं बल्कि सीधे कहीं और क्या कर रहे हैं? पहुंचवा रहे हैं। तो ये सब फ्रॉड के क्या हैं? इसमें से जो मन करे 5 मार्क्स में जो है वो चिपका देंगे। विल फ्रॉड बाय जस्ट वन डायरेक्टर मेक अदर डायरेक्टर लायबल? अब याद रखिए ये एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन जैसा बनता है। यहां पे ये जो ऊपर वाले चीज हैं ये एज इट इज आपके आ गए, लेकिन यहां पे 2 वर्ड जो है इसके कारण देखिए सब लायबल हो जाते हैं, कंसेंटेड और अवेयर। कहा कि दिया हुआ है कि जिसने अपना क्या किया था? कंसेंट दिया था, या जो इस चीज से क्या था? अवेयर था।
ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मीटिंग होती है तो हम माने कि सबने क्या दिया, अपना कंसेंट दिया। जो लोग नहीं आए थे उनके बारे में बताइए, उसको शामिल कीजिएगा या नहीं, माना जाएगा कि नहीं उसने फ्रॉड किया या नहीं। कैसे अवेयर, आगे पीछे मत पढ़िए बस। हम जैसे क्या होता है, एक तो डायरेक्टर इन्वॉल्व है कंसेंट दिया तब तो है ही, कंसेंट नहीं दिया वहां बैठा हुआ था तो भी हुआ, वो है तब भी, क्योंकि अवेयर वर्ड भी है। तो एक तो कंसेंटेड और दूसरा क्या है, अवेयर। अब देखिए बात ये आती है कि जो नहीं था बैठा हुआ उसका ना तो कंसेंट है ना वो क्या है, का कोई बात नहीं है। मिनट तो सर्कुलेट होता है बोर्ड मीटिंग का, इसमें तो बताया जाएगा क्या क्या हुआ था। वो मिनट तो सबको जाता है चाहे जो अपियर था या अपियर, तो मिनट सिर्फ आपको सर्कुलेट हुआ तो भी माना जाएगा कि आप इससे क्या थे, अवेयर थे। और आप सिर्फ इस बेसिस पे नहीं बच सकते हैं कि बॉस मैं तो उस मीटिंग में था ही नहीं, तो इसके बेसिस पे नहीं। जब आपको मिनट्स पहुंचा आप अवेयर हुए तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या करते बताते, और नहीं बताया इसका मतलब क्या हुआ, आप इसमें इन्वॉल्व हैं। और यहां पे इसी चीज को अंडरलाइन कीजिएगा, द मेथड। हाँ इसीलिए तो है कि, इसीलिए क्वेश्चन ही क्या लिखा हुआ है पढ़िए, विल फ्रॉड बाय जस्ट वन डायरेक्टर मेक द अदर डायरेक्टर लायबल। हाँ जी, वो अगर नहीं उस चीज पे एक्शन लेता है तो वो भी लायबल है, इसका मतलब उसका भी क्या है, कंसेंट है। द मेथड ऑफ अवेयरनेस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर participating in board meeting without objecting the same, even in virtue or receipt of proceeding of board. Proceeding of the board can be normally be understood to mean the, अब देखिए ये नीचे एक आइए, यहां भी एक बात SS1 ने लिखा हुआ है और इसके इस बात को देखिए, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड of meeting of board of directors requires that the draft minute need to be circulate to all. कंपल्सन है उसको क्या करना, सब में सर्कुलेट करना। All the member of the board of director, not only those who attended the meeting. कमबख्त इसी ने जो है वो उनको भी क्या कर दिया, शामिल कर दिया, वरना उनको एक बड़ा अच्छा सा जो है वो लूपहोल्स मिल जाता। Thus, the proceeding of board can be available even to those who did not attend the meeting and they can therefore be considered to be aware of contravention। और पहला ही वर्ड या तो कंसेंटेड या अवेयर, दोनों ही आपको बना देते हैं फ्रॉड के कैटेगरी में। जितने भी इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म में है इंपॉर्टेंट है, इसमें इतने दूर को फटाक से एक बार पढ़िए। हर जगह लिखा हुआ है कंपनी एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, तो कह रहे हैं कि किया डायरेक्टर फंसे कंपनी भी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और अगर कहीं पे भी डायरेक्टर फ्रॉड करता है तो जिस जिस भी जगह लिखा हुआ है, अगर कहीं भी लिखा हुआ है सेक्शन 447 में या और कहीं भी लिखा हुआ है कंपनी एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, तो ऑफिसर्स ऑन डिफॉल्ट भी और कंपनी के हिस्से का भी फाइन पेनल्टी जाएगा। ये दूसरी बात है कि अगर डायरेक्टर के कारण हुआ है
तो कंपनी चाहे तो उनसे क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ये सेक्शन के कंप्लायंस के अकॉर्डिंग कंपनी को भी जो है इस दायरे में रखा जाएगा। आइए, ये ऑलरेडी कंसिक्वेंसेस ऑफ फ्रॉड बाय डायरेक्टर पहले ही कर लिया था, इसको हटाइए। यहां जो है इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस जगह से, मेथड टू स्टॉप और प्रिवेंट फ्रॉड, और जिसमें एक हो गया स्क्रीनिंग एंड बैकग्राउंड चेकिंग। इसका मतलब है कि अगर हम डायरेक्टर्स को क्या करें, अपॉइंट करते समय जो है अगर हम इन लोगों का बैकग्राउंड चेक करें तो शायद हम उन डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर पाएंगे जो और डायरेक्टर क्या हो, थोड़े ऑनेस्ट हो। ये बेसिकली उन्होंने सुझाव दिया है। स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल, कि अगर हम इस मेथड को इस्तेमाल करें तो इससे भी हम फ्रॉड के चांस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म अगर सही रहेगा, रिपोर्टिंग सिस्टम सही रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एक ने गड़बड़ भी किया है तो ऑटोमेटिकली दूसरे से वो क्या हो जाएगा आपका। और इसको लेकर के कुछ प्रोविजंस हैं, यहां से देखिएगा, और यहां सेक्शन थोड़ा कोशिश कीजिएगा अगर ध्यान रह जाए। रिक्वायर्स द डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी टू कंफर्म in their responsibility statement that they had laid down internal financial control to be followed by company and such control are adequate and operating effectively। कह रहे हैं कि ये इफेक्टिवली वर्क करता है, ये साफ साफ आप डिस्क्लेमर देते हैं, तो ये डिस्क्लेमर से ही जो है, अगर नहीं है तो इसका मतलब जो है वहां पे आपकी क्या आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। फिर यहां भी कहा गया है further requires them to confirm that they has devise proper system to ensure compliance with provision of all applicable law and such system are adequate and operating effectively। यानी कि दोनों जगह हमारे पास ये दिया हुआ है। अभी तो एक और भी चीज है, सीएफओ का और सीईओ का जो आपका अकाउंटेबिलिटी स्टेटमेंट जाता है उसमें भी आप इस बात को बताते हैं। एलओडीआर में नीचे एलओडीआर के प्रोविजन है। हाँ जी, एलओडीआर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सीईओ और सीएफओ आर रिक्वायर्ड टू फर्निश ए कंप्लायंस सर्टिफिकेट टू द बोर्ड ऑफ confirming that their responsibility to maintain adequate what, ये तो आप कह रहे हैं, pertaining to financial reporting and that they are evaluated and effectiveness and disclose the deficiency and design the operation of such internal control to auditor and ऑडिट कमेटी। कहा ये दोनों जगह ये बात दी हुई है, तो इसका मतलब एक तो का क्या, बैकग्राउंड चेक करें, दूसरा इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म अच्छा रखें। और इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म चॉइस नहीं है, बल्कि ये दो जगहों पे क्या है, कंपल्सन है, जिसके कारण आपको ठीक रखना है। विसिल ब्लोइंग पॉलिसी रखिए। अगर लिस्टेड कंपनी है तो एलओडीआर तो साफ कहता है इफेक्टिव विसिल ब्लोअर मैकेनिज्म। तो ये तरीका है क्या करने के लिए, फ्रॉड को कम करने के लिए। अगला तरीका मेथड है रिम्यूनरेशन। देखिए ऐसा कोई टॉपिक नहीं बना हुआ है, अलग से पूछना ये बनता नहीं है कि रिम्यूनरेशन, ऐसे तो कोई टॉपिक देगा नहीं, तो इसीलिए हो सकता है कि वो मेथड जैसे में 5 मार्क्स का जो है वो दे सकता है, तो ध्यान रखेंगे। खास करके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में लिखने को थोड़े स्टफ है फैक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो फैक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। विसिल ब्लोअर में जो बाकी चीज होता है वो लिखेंगे, एक फैक्ट लिखते हैं कि लिस्टेड कंपनी के लिए क्या है, ये मैंडेटरी है कि प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए। रिम्यूनरेशन कहा गया कि अगर आप एम्प्लॉय को अच्छा रिम्यूनरेशन देंगे, चांसेस है कि फ्रॉड कम होंगे। सिंस दे आर नॉट सेटिस्फाइड, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं ताकि उनको पैसे मिले, इसीलिए वो जो है वो इधर का सामान उधर बेच रहे हैं। लेकिन फिर उनको कौन बताए, इंसानी प्रवृत्ति कि कितना भी मिल जाए तो ये दिल मांगे मोर,
तो कहा कि वैसे केस में तो, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर रिम्यूनरेशन सही मिले तो कुछ हद तक जो लोग थोड़े इथिकली नेचर हैं वो कम से कम उस तरफ मूव नहीं करेंगे, वरना पापी पेट तो अच्छे अच्छे इथिक्स की ऐसी की तैसी करा डाले। तो ये बेसिकली रिम्यूनरेशन। एग्जिट चेक एंड क्लॉबैक्स, इसका मतलब होता है, क्लॉबैक्स का मतलब है कि जो भी पैसे आपने क्या किए हैं, दिए हैं, मनी पेड टू द एम्प्लॉय must be returned to the employer, कहा गया कि आप इस प्रोविजन का इस्तेमाल करें। कहा इस प्रोविजन से क्या करना, कहा कि अगर आप रिम्यूनरेशन सही दे रहे हैं और उस सही रिम्यूनरेशन देने के बावजूद अगर जो है वो फ्रॉड जैसा चीज हो रहा है, तो जिस समय एग्जिट चेक हो रहा है उस समय इंटरव्यू लें और देखें कि क्या फाइंडिंग निकल के आता है। और दूसरा, एक पॉलिसी रखें जिसके तहत अगर किसी ने गलत तरीके से कोई काम करके पैसे बनाए हैं, तो जो भी बेनिफिट उसको कंपनी ने दिया, फ्रॉड वगैरह के केस में कोई पकड़ा गया, तो जो जो बेनिफिट उसको दिए गए थे वो सारे बेनिफिट उसे क्या करने पड़ेंगे, एक तरह से कहिए कि थोड़ा हाई पेनल्टी जैसा क्लॉज स्टैंडिंग ऑर्डर में डाल दीजिए। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट अगर कुछ ध्यान हो तो आप जो है वो अपने सर्विस बुक में कुछ ऐसा ही प्रोविजन डाल दीजिए। ये अभी भी हम हैं तरीके जिससे हम फ्रॉड को क्या कर सकें, रोक सकें। अब ये इतने चीज के बाद कहता है व्हाट इज फ्रॉड। मजाक कर रहा है, शुरुआत ही किया किससे, फ्रॉड से। बस एक लाइन यहां पे बस अंडरलाइन कर दीजिएगा, डज नॉट डिफाइन, ताकि जब चीट पढ़ाऊं तो आपको जो है बस लगे कि बस यही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, बस नाम क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है, क्योंकि अभी हम आईपीसी के अकॉर्डिंग फ्रॉड नहीं पढ़े हैं। बाकी सब उड़ा डालिए। ये जो है इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पेज 28 पे, जब मैंने कहा था कि यही 9 पॉइंट के फॉर्म में रहेंगे, सेम ही तरह से है। तो दोनों में से एक एग्जैक्टली सेम लाइन लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे सेंस हमें जानना था फ्रॉड का, इसीलिए क्योंकि फ्रॉड का डेफिनेशन एक जगह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, कंपनीज लॉ क्या कहता है, और आपका जो है वो सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या कहता है, ये एक ही जगह हम जमा करते हैं तो अच्छा था, इसीलिए हमने वहां किया। अदरवाइज अच्छा तो मुझे भी ये लगा था कि पॉइंट में दिया हुआ है, ये भी लिखिएगा तो वर्ड वही है। अच्छा, आइए, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन डीलिंग इन सिक्योरिटीज, कुछ नहीं, सीधे हटाते जाइए क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी बात नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अब यहां पे आपको जो है वो 7 to 8 पॉइंट यहां पे जमा करना है, यानी कि किसके अकॉर्डिंग, प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग किस किस तरह के चीज को आप क्या मानेंगे, फ्रॉड मानेंगे, वो दिया हुआ है। नोइंगली इंडल्जिंग इन एन एक्ट विच चीट फॉल्स और क्रिएट फॉल्स और मिसलीडिंग अपीयरेंस ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट, बड़े चौंकाने वाले चीज है, आसान चीज है, यहां तक है नीचे तक। लेकिन बात दो ही, फॉल्स, मिसलीडिंग, इन्हीं चीजों के बेसिस पे आपने मार्केट में क्या किया है, ट्रेड किया है, या तो फॉल्स बताया है और एक कंसील, फॉल्स, मिसलीडिंग, कंसीलमेंट, इन्हीं 3 चीज से सारा बना हुआ। तो यहां तक में कितने, 7 to 8 पॉइंट, जो भी अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति से जो भी ठीक लगे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी, इसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सारे आएंगे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑल्सो। यहां से देखिए, whoever being in any manner interested with property or with any
dominion over property dishonestly misappropriate or convert of his own that property or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ लॉ तक ही रखिएगा, क्या कहलाया? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब इसको समझिए आसान, कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहां से इस लाइन को यहां एंड कीजिएगा। डायरेक्शन ऑफ लॉ कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कोई भी चीज जो आपके पास दिया गया उसको आपने जो है वो गलत तरीके से जो है वो यूज किया, ये कहलाया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसके लिए आगे एसेंशियल इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे, देखेंगे, जहां टिक लगाएंगे। सुन लीजिए यहां पे ही चीजों को। कहा गया कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तब क्रिएट होता है जब किसी के पास प्रॉपर्टी दिया हुआ है, प्रॉपर्टी आपने क्या किया? ट्रांसफर किया, प्रॉपर्टी सामने वाले को दिया हुआ है। उस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी का जो डिफाइंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल नहीं किया, ना आपके और उसके बीच में जो तय हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका इस्तेमाल किया, बल्कि वो अपने बेनिफिट के लिए या किसी भी और तरह के जो है वो गेन के लिए उसको उस अकॉर्डिंग डील करता है जो ना लॉ में लिखा हुआ है और ना आपके और उसके बीच के कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? पार्ट है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि इंटरेस्टेड का मतलब है कि आपने उसके हवाले प्रॉपर्टी को किया है, यानी प्रॉपर्टी उसे दिया गया है और तब वो उस चीज को यहां प्रॉपर्टी का मतलब पैसा भी है, मूवेबल भी है, इमूवेबल भी है। जैसे यहां दो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एन एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट who deduct the employee contribution from the wages for the credit to provident fund or family pension fund make default in the payment of such contribution to the said fund। यही एक यहां पे और एक यहां पे ईएसआई का है, सेम चीज है। एन एम्प्लॉयर हु डिडक्ट द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेजेस टू द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड एंड if he makes default in payment of such contribution to said fund। इतने की जगह इतना ही लिखेंगे। अब देखिए, अगर प्रोविडेंट फंड से पैसे आपने कट किए, बल्कि प्रोविडेंट फंड से पैसे नहीं काटे, आपने रामदीन को जो है वो पैसे उसके प्रोविडेंट फंड के डिडक्ट करने के बाद दिए, जो भी अमाउंट आपने दिया, चाहे वो 10% वाले में आए, 12% वाले में जितना डिडक्ट करना था आपने डिडक्ट किया, सैलरी से डिडक्ट किया, वेजेस से डिडक्ट किया, लेकिन उसको डिपॉजिट नहीं किया। इसका मतलब पहला चीज, क्या वो कैश आपके हवाले हुआ? हाँ, इंटरेस्टेड होना चाहिए, आपके पास पहुंचा। कैश हो सकता है, मूवेबल हो सकता है और इमूवेबल हो सकता है। अगर आप इसको प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डालते तो कोई दिक्कत नहीं था। लॉ के अकॉर्डिंग डिडक्ट करना वॉज नॉट अ क्राइम। डिडक्ट किया वहां तक सब कुछ सही था, लेकिन डिडक्ट करने के बाद सिंस यू हैव नॉट डिपॉजिटेड इट इनटू प्रोविडेंट फंड अकाउंट, अब ये आपका क्या कहलाया? अब आपका कहलाया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाया, क्योंकि आपने इसीलिए ये डिडक्ट किया था क्योंकि इसको कहां रखना था? प्रोविडेंट फंड या फैमिली पेंशन अकाउंट में जाना था। ऐसे ही एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, रुकिए जरा, बड़े मजे किए आपने, ईएसआई एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। अब आपको जो है, सोच लीजिए, पहले बोलना नहीं है, आपको बताना है कि वेजेस का कितना परसेंट ईएसआई के लिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड के लिए एम्प्लॉय से जो है वो लिया जाता है और कितना एम्प्लॉयर जो है वो जमा करता है।
समय 30 सेकेंड। सोच लीजिए, जिनको याद आ जाए बस हाथ उठाइए। हाँ जी, साइंटिस्ट बतलाइए। याद रखिएगा, आपको लेबर लॉ के ड्यू डिलिजेंस में उसमें भी पॉइंट कुछ ध्यान रखने हैं, तो उसमें काम आने वाली चीज है। जिसमें बड़ा है उसमें तो बोला है ना 4-5 पॉइंट जो है वो करने के लिए। बताइए एमएच। आप गुड गुड क्या है वो बता दीजिए। क्या और कोई? बाद वाला ठीक है, पहले वाला 4.25। 1.75 जो है वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और 4.25 इनकी तरफ से। चलिए, अब इसके बाद जो है बाकी जो है इसको नहीं करना है। सारे एग्जाम्पल दिए हुए किसके? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के। और यहां पे जिन बातों को हमने डिस्कस किया है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन पूछता है तो इस तरीके से पूछ देता है कि व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो द एक्यूज्ड मस्ट बी इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई उसके कस्टडी में? प्रॉपर्टी। द पर्सन सो इंटरेस्टेड मस्ट यूज द, और जिस पर्सन के पास दिया गया था उसने उसका क्या किया? इस्तेमाल किया। और किस तरह से किया? डिसऑनेस्टली यूज और डिस्पोज ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ प्रिस्क्राइबिंग द मोड, जो लॉ के अकॉर्डिंग या उनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ध्यान में नहीं रख करके किया। इसमें एक केस सुप्रीम कोर्ट का ये मार्क करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट, हाँ जी, वी आर दलाल योगेंद्र नारायणजी ठक्कर has held that the first ingredient of criminal breach of trust is what? ये ध्यान रखिएगा। जैसे वहां पे इंटेंशन फ्रॉड के लिए था, फिर हमने एक जगह देखा था जहां पे कहते हैं कि या तो कंसेंट या अवेयर। तो ऐसे ऐसे वर्ड याद रखिएगा, इन्हीं चीजों का यूज होता है जब अगर कहीं केस बना करके दिया तो इन इंटरेस्टमेंट एंड वेयर इट इज मिसिंग the same would not constitute a criminal breach of trust। अगर वो चीज है ही नहीं तो ऐसे केस में वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं माना जाएगा। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में बी हेल्ड टू बी सिविल रॉन्ग। वेरी केयरफुल, आपके एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस क्वेश्चन में फ्रेम करता है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में बी हेल्ड टू बी सिविल रॉन्ग बट व्हेन मेंस rea इज इन्वॉल्व इट गिव्स राइज टू, बस इतना दे देगा और बोलेगा कमेंट।
अब इस कमेंट का मतलब ये केस लॉ, और कहीं दे दिया विथ रेफरेंस टू रेलिवेंट केस लॉ, तो ये वाला केस लॉ, और ठीक उससे ऊपर का इंग्रेडिएंट, ये आंसर हुआ। हर जगह ये नहीं कि जो पूछा गया हर बार वो रिपीट होगा, हेंस दिस इज दिस और हेंस दिस इज दिस, ऐसे नहीं। तो यहां होगा कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट केस लॉ देंगे, और वो चीज आंसर का पार्ट हो गया। हाँ जी, एकदम अलर्ट रहिए, नहीं तो पक्का सी यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ध्यान से। और यकीन मानिए जो ध्यान से अभी चीजों को मार्क कर रहे हैं और कर रहे हैं, उनका सफर आसान है। एकदम ध्यान से समझ समझ करके, दिमाग कह रहे 3-3 पेन से, एक और ले लीजिए। अगर 3 पेन से कह रहे मार्क कर रहे हैं सर, अब कितना ध्यान से करें। चलिए, पांडे जी ने भी कह दिया, बात सही है। अब यहां पे पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कितने दिन भाई? लेकिन देख लीजिए यहां साफ साफ इम्प्रीजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन है। एक हुआ नॉर्मल और एक हुआ सश्रम कारावास विथ रीग्रेस इम्प्रीजमेंट, तो दोनों चीज है, या तो नॉर्मल इम्प्रीजमेंट या रीग्रेस इम्प्रीजमेंट, दोनों में से कोई हो सकता है। कितने दिनों के लिए? हाँ, पत्थर तोड़िए या फिर जो है खेती कीजिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे राम रहीम बाबा अंगूर उगा रहे हैं, नहीं दिया हुआ था, और वहां से और अच्छे क्वालिटी के वो बाहर भेजे जा रहे हैं, सही कह रहा हूं, न्यूज में दिया हुआ था। वही बाबा ओ माय गॉड वाले, तो जिनके पास तरह तरह के शूज जैकेट, और ये तो गुफा वाले बाबा, तो वो बाबा जो है अब अंगूर जो की खेती कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो आता था, क्योंकि उनको रिग्रेस इम्प्रीजमेंट मिला है ना। तो कुछ ना, इसीलिए लोग बोलते पिसिंग एंड चक्की पिसिंग, क्योंकि रिग्रेस इम्प्रीजमेंट। पत्थर तोड़ो, तो कुछ नहीं तो फिर पत्थर तोड़ने का काम नहीं आता है कोई काम, ना अंगूर उगाने ना सेब उगाने, तोड़ पत्थर। ये भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तू सर रख, लोग हथौड़ा रखेंगे, समझ में आ जाएगा कि कैसे फोड़ते हैं। तो इसीलिए जो है वो खुद ब खुद फोड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैरियर के केस में, यानी कि अगर जो है वो किसी चीज को आप किसी चीज के जरिए भेज रहे हैं, आपने भरोसा करके ट्रांसपोर्ट वाले पे जो क्या किया, सामान उनके कस्टडी में दिया, सामान डिलीवर्ड नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इस केस में जो है देखिए कितने तक का है, और लेकिन दोनों इसमें भी लिखा हुआ है इम्प्रीजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, किसी के वेयर हाउस में कुछ रखना और उसने जो है वहां से गायब कर दिया, किसी को जो है वो सामान जो है वो ले जाने के लिए दिया, इन केसेस में ये एप्लीकेबल है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, यहां भी 7 ईयर, और ये तब है जब कोई भी जो है, जो पर्सन एम्प्लॉयड है, जो क्लर्क है, जो वहां काम करते, यानी जो काम करते हैं आप ही के जगह पे, उन लोगों ने अगर ऐसा किया तो उस केस में कितने साल? 7 ईयर्स। यही चीज आपका जो है वो बैंक कर रहा है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, बैंक, मर्चेंट बैंकर, आरटीए, जो भी इंटरमीडियरीज हैं, ब्रोकर वगैरह, सब इसमें आ गया। इनके केस में जो है वो कितने दिनों का? हाँ जी, एक्सटेंड टू फाइन, तो हर केस में है, फाइन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब इसके बाद जो है यहां तक ये क्रॉस, हर जगह दोनों है, एंड और लिखा हुआ है। हाँ, मतलब ये है फाइन का अमाउंट नहीं है, वो कैसे तय होगा? डिपेंड करता है कि कितने का क्या हुआ है, नुकसान वगैरह हुआ, उसके बेसिस पे तय करेंगे। आइए, चीटिंग, जो चीज आपका फ्रॉड है उसी चीज को यहां भी कहा गया, बस अंतर इतना है कि इंडियन पिनल कोड में फ्रॉड जैसा चीज डिफाइन नहीं है। उन्होंने कौन सा वर्ड कहा है? तो अब यहां से इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग कहिए आप फ्रॉड देख रहे हैं, और या कहिए कि आप चीटिंग पढ़ रहे हैं,
तो आईपीसी के अकॉर्डिंग ये चीज दिया हुआ है। इसमें इन्होंने कहा, इसीलिए ये सेक्शन है और इसीलिए कह देते हैं 420। ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी the accused merely get possession of things in question, but in case of cheating he obtain possession as well as property in it. बस यहाँ पे in most of the offenses relating to property the accused merely get possession, but in case of cheating he obtain possession as well as property. सामान मिलना और उसका प्रॉपर्टी मिलना दो अलग अलग बात है। एक तो प्रॉपर्टी वर्ड है, एक प्रॉपर्टी का स्पेशल मतलब है और उसका मतलब होता है उस पे आपका राइट, उस पे आपका ओनरशिप और उस पे आपका जो है एब्सोल्यूट ओनरशिप क्रिएट होना। तो कहते हैं चीटिंग करके आप क्या कर लेते हैं, उस पे कंप्लीट ओनरशिप क्रिएट कर लेते हैं। सीधी सी बात है, जमीन है, कोई भी मकान है, कुछ भी है, फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट बनाया और उसके बेसिस पे ना सिर्फ पोजीशन लिया बल्कि आप उस चीज पे अपनी दावेदारी भी कर रहे हैं कि ये मकान आपका है, आप इस किसी और को बेच सकते हैं। Whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induce the person so deceived to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain any property or intentionally induce the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he was not so conceived, and which deceived act of omission cause or likely to cause damage that a person is body, reputation, property said to। इसका मतलब है कि चाहे वो किसी भी तरह से आपने जो पर्सन फ्रॉडलेंटली, डिसऑनेस्टली सामने वाले पर्सन को क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, यानी कि उसे किसी न किसी तरीके से जो है वो इंटेंशनली, उसका इरादा ही है कि सामने वाला पर्सन उस चीज को कर ले, यानी भ्रमित कर रहे हैं, आप उनको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं और किसी तरह से धोखे में ले रहे हैं। लेकिन यहां कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये चीट तब कहलाएगा जब अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो उस काम को नहीं करता। तो ये क्या कहलाया, चीट कहलाया कि आपके कहने पे, आपके जो है वो बड़गलाने पे या आपके जो है वो बेसिकली इंड्यूस करने पे वो डिसीव्ड हो गया, भ्रमित हो गया और वो करने को क्या हो गया, तैयार हो गया। अगर आप उससे इस तरह की बात नहीं करते, उसे ये बात नहीं बतलाते तो वो इस काम को नहीं करता। चाहे कोई चीज खरीदना हो, काम करना हो, सारी चीज यहां शामिल है। ब्रॉडर सेंस में फ्रॉड भी यूज होता है, ये भी ब्रॉडर सेंस में है, यानी आपके बहलाने पे, आपके मिसलीड करने पे, आपके गलत चीजों को बताने के बाद ही वो उस चीज को करने के लिए क्या हो गया, राजी हो गया। अगर आप नहीं कहते तो वो ऐसा, तो इसका मतलब आपने क्या किया, चीट किया। अब इसमें जो है वो एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहे हैं कि ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी सिविल सर्विस intentionally deceives Jet and thus dishonestly induces Jed to let him have a credit goods for which he does not mean to pay, cheat। कह रहे हैं कि आप अपने आप को क्या बता रहे हैं और तब आप कह रहे हैं कि इस चीज को क्या करो, खरीदो, इस चीज में डील करो, और आपके कहने पे वैसा कर रहा है। अगर आप ये नहीं कहते तो वो ऐसा नहीं करता, तो इसलिए क्या कहलाया, चीट। इसमें जो इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है नहीं ऐसे लिखना रहेगा, बस एक कोई पढ़ लिया ताकि दिमाग में रहे कि ये चीट का एग्जाम्पल है। चीटिंग के लिए मेन इंग्रेडिएंट कैसे तैयार होगा, लेकिन ये कहीं नहीं दिया हुआ है कितने आंच पे कितनी देर तक गर्म करना है। बस इंग्रेडिएंट तो सब में दे रहा है, लेकिन जो है वो टाइम नहीं बता रहा है कि कितने टेम्परेचर पे कितने देर तक क्या करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। कह रहे हैं द मेन इंग्रेडिएंट्स डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन, पर्सन का क्या होना, भ्रमित होना, बहकावे में आना, पहला चीज डिसेप्शन। दूसरा फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग दैट पर्सन, क्या करने के लिए, टू डिलीवर दैट प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, आप उनको बहका रहे हैं जिससे वो क्या करे, उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को डिलीवर कर दे, या टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, या उस प्रॉपर्टी को अपने पास क्या करें, रखें, दोनों ही चीज है। यहां पे इस केस को
क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मोटोरोला कंपनी के केस में, हैज हेल्ड दैट डिसेप्शन इज नेसेसरी इंग्रेडिएंट अंडर बोथ पार्ट ऑफ सेक्शन। आप चाहे तो बोथ पार्ट को हटा दें, नेसेसरी इंग्रेडिएंट ध्यान रखें। कंप्लेनेंट मस्ट प्रूव दैट इंड्यूसमेंट हैज बीन कॉज्ड बाय डिसेप्शन। वो ये काम करने के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि सामने वाले ने उसे क्या किया, उसे जो है वो डिसीव किया, इसीलिए वो किया। अदरवाइज वो डिसीव नहीं होता, सामने वाले ने उसे इंड्यूस किया, इसीलिए वो क्या हो गया, डिसीव्ड हो गया और उस काम को कर रहा है। एक्सरसाइज बाय द एक्यूज्ड। इट वॉज हेल्ड दैट नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन would also be treated as a misrepresentation of fact leading to a deception। का मतलब सिर्फ चीजों को बता करके कि ये है नहीं, बल्कि कुछ चीजों को नहीं बता करके भी अगर चीज किया तो वो भी किसका पार्ट माना जाएगा, डिसेप्शन का माना जाएगा, आपने मिसलीड किया है। नीचे वाला केस भी देखेंगे, ये वाला। इट वॉज हेल्ड दैट negligence in duty without any dishonest intention cannot amount to cheating। गलती हुई है, नेग्लिजेंस है, लेकिन कहीं भी जो है ये चीटिंग में नहीं आएगा जब तक आपका क्या नहीं था। तो वही बात तो फ्रॉड में भी था कि क्या होना चाहिए, इंटेंशन। तो कह रहे इंटेंशन नहीं था लेकिन गलती हुई है, और ये गलती वही गलती हुई जिसके कारण कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तक में भी इसको क्या माना गया, डेफिशिएंसी इन सर्विस। और कह रहे हैं कि सिग्नेचर जो है वो सही नहीं था और आपने चेक को क्लियर कर दिया। तो ये साफ नेग्लिजेंस है। ये डिसाइडेड केसेस है बहुत सारे केसेस में कि कहा गया कि आप हैं ही इस चीज के लिए, और नेग्लिजेंस का मतलब भी दिया हुआ है कि अ प्रूडेंट पर्सन शुड टेक दैट काइंड ऑफ केयर इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। कह रहे बैंक के जो ऑफिशियल हैं और उस सर्कमस्टांसेस में जब आपके काउंटर पे क्या दिया गया है, चेक, तो उस सर्कमस्टांसेस में आपका मेन काम उस चेक पे सिग्नेचर ही तो सबसे पहले देखना है, उसके बाद अमाउंट देखना है कि सिग्नेचर सही है तो देखिए कि अमाउंट वही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं अमाउंट कुछ और है और आप ज्यादा अमाउंट क्या कर रहे हैं, सामने वाले को जो है वो पे कर रहे हैं, तो इधर को तो नुकसान हो जाएगा। कह रहे हुई है नेग्लिजेंस, बट आपको जो चार्जेस लगाने किसके लगाइए, आप नेग्लिजेंस के लगा दीजिए, चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जिस भी में ले जाए, लेकिन चीटिंग का चार्ज जो है आप नहीं लगाएं। कल परसों किस दिन की बात है, संडे था या सैटरडे था, खाना खा रहा था तो उसी समय जो है वो दोपहर में वो संजू, आई एम संजू या क्या करके संजय दत्त पे जो मूवी है, तो उस बीच में कहीं देख रहा था, 5-10 मिनट खाते हुए मैं जो देख लिया, उसी बीच में बिटिया भी सर पे थी कि मेरा आप शो शुरू करो, सिंचैन शुरू होगा, तो उसी में जो है वो देखना था, तो उसी में दे रहा था कि कह रहे थे कि मेरे ऊपर जो है वो मैंने रखा वो आर्म्स, मैं मानता हूं मेरे ऊपर आर्म्स एक्ट का केस चलाओ, लेकिन मुझे जो है वो आतंकवादी ना कहो, मैं टेररिस्ट नहीं हूं, मैंने रखा वो आर्म्स, ये तो मैं मान रहा हूं, लेकिन कौन सा एक्ट लगाओ, लेकिन मुझे टेररिस्ट ना कहो, ये कहना था। मतलब टाटा वगैरह छोड़ी, मतलब जो भी कह रहे कि मुझे टेररिस्ट के कैटेगरी में मत रखो, मैंने ये रखा तो मुझे आर्म्स एक्ट के तहत रखो। यही यहां पे ये कह रहा है कि नेग्लिजेंस हुआ ये ठीक है, ये बिल्कुल साबित है, घर से निकला उनके, लेकिन कह रहे हैं कि मैं जो है वो चीटर नहीं हूं, मैं जो है वो टेररिस्ट नहीं हूं, आर्म्स एक्ट का केस लगाओ। तो अगर इनसे गलती हुई है, नेग्लिजेंस होगा, बट ये चीटिंग का केस नहीं होगा। चीटिंग का केस के लिए क्या होना चाहिए, उसका इंटेंशन होना चाहिए कि आपने दिया है और जानबूझ करके वो अपने नोन पर्सन या वैसे पर्सन जिसने उसको कहा है कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट करो, तुम्हारे में करोगे तो तुरंत पकड़े जाओगे, मेरे में क्रेडिट कर दो। अगर ऐसा कर दिए, अगर गलती हो गई, पकड़े गए, तो बोल देना गलती से हो गई, इंक्रीमेंट वगैरह ही तो रुकेंगे और तो कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर नहीं पकड़े गए तो एक ही बार में इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो ये अगर इंटेंशन ऐसा था तो क्या हो जाएगा आपका, और नहीं तो जो है वो नेग्लिजेंस में आएगा।
चीटिंग बाय पर्सोनेशन, सेम एस्पेक्ट है। इस बार आप किसी के साथ चीट कर रहे हैं, क्या कह करके? आप अपने आप को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आप नहीं हैं, और इसके बेसिस पे सामने वाला जो है वो डिसेप्टिव हो गया, यानी सामने वाले को आपने जो है वो किसी न किसी तरह से चीट कर लिया। तो यह है आपका चीटिंग बाय पर्सोनेशन। यहां से पनिशमेंट आपका इन जनरल, अगर कोई भी जो है वो चीट किया तो पनिशमेंट जो है कितना तक है? फिर वही इम्प्रीजमेंट ऑफ क्या है, इधर डिस्क्रिप्शन, फाइन और बोथ। लेकिन यही अगर आपका यही पर्सोनम का है तो ऐसे केस में कितने इयर्स? 3 इयर्स। पर्सोनेशन का है तो कितना? 3 इयर्स। लेकिन आपको जो है वो चीटिंग के तहत जो है वो बुक किया गया, और आप वो पर्सन है जिसकी जिम्मेदारी थी उस चीज को प्रोटेक्ट करना, और तब आपने जो है वो चीटिंग किया है। एक तो हुआ कि चीटिंग करना, एक तो हुआ जैसे कि धोखा देना, गलत काम करना। आम इंसान ने किया, सजा मिलेगी। बाबा लोग कर रहे हैं जिनका काम ही क्या है, कहते हैं ना कि वो जो है वो इस मोह माया के बंधन से ऊपर है। कह रहे हैं कि अगर वो इस तरह के जो है वो ऑफेंसेस को करे तो कहा उनके लिए और क्या होना चाहिए? पनिशमेंट। अगर मान लीजिए कि जनरल लोग जो है कोई क्राइम कर रहे हैं तो सजा। कह रहे हैं कि अगर पुलिस वाले कोई क्राइम करें तो कहा गया कि यहां उनका काम ही प्रोटेक्ट करना था और वो कर रहे हैं तो उनकी सजा क्या होनी चाहिए? तो यही यहां पे कह रहे हैं कि जिनका काम ही प्रोटेक्ट करने का था वो अगर करे तो बाकियों के लिए यहां 1 साल, इनके लिए कितना दिया? 3 साल। यहां पे सिर्फ आपको जो पनिशमेंट है वो ध्यान रखना है। चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, सामान पहुंचाना और आपने जो है वो शानदार तरीके से पहुंचा दिया, तो इस केस में कितना? 7 ईयर। बाकी चीज क्या है? सेम है। देखिए, सिंपल चीटिंग इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 417 of Indian Penal Code. Section 420 comes into operation when there is delivery or destruction of any property or alteration or destruction of any valuable security resulting from the act of the person deceiving. सारे फाइन पेनल्टी वहां तक, लेकिन अगर कह रहे हैं कि सामान को आपने नुकसान किया या जो है वो वैल्यूबल सामान था उसकी डिलीवरी नहीं गई, तो उस केस में सेक्शन कौन से लगेंगे? और इसीलिए लोग ज्यादातर जो पॉपुलर है वो क्या बोलते हैं, ताकि उसमें जो है वो ज्यादा पनिशमेंट जो है वो हो सके, कि 420 का केस बना दो। हाँ, ऐसे बोलते हैं। एक इस केस को देखिएगा। स्टेट ऑफ बिहार नहीं दिखा? श्रुति नाम अच्छा लगा। It was held that mere breach of contract cannot give rise to criminal prosecution under section 420 नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता। 420 ये भी ठीक नहीं लगता है। Unless fraudulent or dishonest intention is shown right at the beginning of the transaction, when the offense is said to have been committed। इसका मतलब यह है कि जिस समय आपने इस चीज को किया, आपका इरादा शुरू से ही क्या था? आपका इरादा शुरू से ही कहीं ना कहीं क्या करने का था? चीट करने का था। ये हो सकता है कि आपको जो है वो कहा गया कि आप मुझे जो है वो ये सामान देंगे या ये चीज सप्लाई करेंगे। आपका इरादा शुरू से जो है वो चीट करने का नहीं था, लेकिन आप उस डील को पूरा नहीं कर पाए। आपके ऊपर कौन से चार्ज लगेंगे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर इंटेंशन ही था आपका कि ये चीज जो है आप मुझे प्रोवाइड
नहीं करेंगे तो वैसे केस में चीट का लगेगा। If it is established that the intention of the accused was dishonest at the time of entering into the agreement, then liability will be criminal and the accused will be guilty of offense of what? Cheating. But if all that is established is that a representation made by the accused was subsequently not been kept, criminal liability cannot be fastened on the accused, and only right which complaint acquired to decree is damage for breach of। कहीं नहीं था मेरा इरादा जो है ये चीज आपको ना दूं या आपका सामान जो है वो इस तरह से करूं, लेकिन किसी कारण से मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाया, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आप क्या करेंगे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस बनाइए और जो जो डैमेज वगैरह बनते वो मुझसे लीजिए, लेकिन चीटिंग के दायरे में वो नहीं आएगा। चीटिंग के दायरे में तब आएगा जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं किया था इसी चीज के साथ कि ऐसा करूंगा, तब वो चीटिंग हुआ। लेकिन अगर इस चीज के साथ मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, बल्कि जो है मैं अपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल, दोनों ही केस में कंसिक्वेंसेस सेम हुए हैं, चीज मुझे नहीं मिला है, तरीका अलग अलग था। एक में आप मेरे साथ इन्हीं इसलिए किए थे उस कॉन्ट्रैक्ट में कि आप धोखा देने वाले थे, देने का इरादा ही नहीं था पहले से ही कि बस किसी तरह से ये साइन बस कर दें, रुला देंगे इन्हें, तो ये हुआ चीटिंग। और एक हुआ कि साइन किया, उसके बाद आप किसी कारण से सप्लाई नहीं कर पाए। हाँ, अगर मान लीजिए वो चीज आपके कंट्रोल से बाहर था तब तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, आपको उससे ज्यादा अच्छा जो है वो पे करने वाला मिल गया तो आपने मुझे नहीं दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। लेकिन आपने सोचा ही था कि इन वक्त पे जिस समय इनको डिमांड आया रहेगा लटका देंगे इन्हें, ना रॉ मटेरियल देंगे ना ये फिनिश गुड्स दे पाएंगे, ये लुट जाएंगे। दिस इज कॉल्ड चीटिंग। यही इसमें जो बताया गया, इसीलिए इस केस को क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। डिजॉनेस्ट और fraudulent removal or concealment of property to prevent disruption among creditor। जानबूझ करके क्या कर रहे हैं? चीजों को छुपा रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं ताकि क्रेडिटर्स को जो है वो कुछ भी ना मिल पाए। अगर इतना शानदार विचार आप रखते हैं तो ऐसे केस में जो है वो आपके लिए हमने भी इंतजाम किया हुआ है। शैल बी पनिश इम्प्रीजमेंट कितना? हाँ जी, और वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, इम्प्रीजमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन विथ फाइन और बोथ। ये केस जो है वो ध्यान रखेंगे क्योंकि इस केस में इन्होंने एसेंशियल इंग्रेडिएंट बतलाया है, जिसमें कहा एक्यूज्ड रिमूव्ड और कंसील्ड और डिलीवर्ड द प्रॉपर्टी और दैट ही ट्रांसफर इट कॉज टू बी ट्रांसफर टू समवन। उस प्रॉपर्टी को किसी को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जो ट्रांसफर किया है वो देखिए कैसे किया, क्योंकि उसका इरादा हमें देखना है ना कि क्रेडिटर्स को ना मिले ये करने का है। रियल में बेचा तब तो कोई बात नहीं है, उसका इरादा बस है कि क्रेडिटर्स को जो मिलना था वो उसको ना मिले। दैट द एक्यूज्ड thereby intended to prevent or knew that he was thereby likely to prevent the distribution or that property according law among his creditor or creditor of other person। क्या है? उसका साफ इरादा है कि ना किसको? क्रेडिटर को, और ना ही जो है वो किसको? ना ही जो है वो क्रेडिटर जिसको कह रहा है उस पर्सन को। दैट ही एक्टेड डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली। अगर ये सारे चीज मौजूद हैं तो फिर उसे सजा दीजिए, और 2 साल तक का क्या है उसके लिए? इम्प्रीजमेंट है। दिस सेक्शन स्पेशली रेफर टू फ्रॉड कनेक्टेड विथ व्हाट? इंसॉल्वेंसी। उन सिचुएशन में ये ज्यादा क्रिएट होता है जब आपको अपने क्रेडिटर्स वगैरह को पे करना रहता है और आप क्या कर रहे हैं? जानबूझ करके क्रेडिटर्स को ना मिले इसलिए अपने नोन पर्सन के बीच में चीजों को दे रहे हैं, तभी तो आप जो कंसिडरेशन ले रहे हैं वो एडिक्वेट नहीं है। द ऑफेंस इट अप्लाइज टू मूवेबल एज वेल एज, दोनों ही केस में ये एप्लीकेबल होगा। डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंटिंग डेट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर, ताकि जो है वो क्रेडिटर को उसका जो है वो क्या ना मिले?
पैसा ना मिले। सेम ही इसमें भी है, कितना साल? 2 साल। डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? कंसिडरेशन। स्टेटमेंट किस चीज का? कंसिडरेशन के लिए जो दिया वो क्या है? फॉल्स है। ये भी चीटिंग का पार्ट है। अगर ऐसा किया है तो इस केस में कितना? अब आपका काम है, जहां एक जैसा है 2 साल, तो आप उसको ध्यान में रखें कि ये किस किस चीज में, क्रेडिटर्स को जो है वो सामान नहीं दे करके बल्कि किसी और को दे रहे हैं उस केस में है, या डेट जो है वो जिनसे आपने लिया है उनको नहीं पे कर पाए इसके लिए है, या फिर कह रहे हैं कि कोई भी डीड वगैरह में क्या कर रहे हैं, फ्रॉडलेंटली कंसिडरेशन जो है वो गलत जो है वो बतला रहे हैं। तो जो जो कॉमन है उसके लिए आपको ये तैयार करना, मैंने पहले बोला है पूरे के पूरे, अभी तो आप इतने तक ही पहुंचे हैं, बहुत पनिशमेंट इसमें है, क्योंकि नाम ही है रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट होगा तो रिजॉल्व करेंगे तो फाइन पेनल्टी ही तो क्या करेंगे हम? इम्पोज करेंगे। और यही सारी बात तो होगी, फ्रॉड, चीट, कंपाउंड और पनिशमेंट। एक बार यहां देखिएगा, इसमें द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एन ऑफेंस under this section is that sale deed or deed subjecting an immovable property to a charge must contain false statement relating to the consideration or relating to the person for whose benefit it is intended to, person और दाम, इन दोनों में से किसी भी तरह का फॉल्सिफिकेशन है तो इसमें दायरे में आएगा। जिसको बता रहे हैं, जिसको दे रहे हैं उसके बारे में, या जिस प्राइस पे दे रहे हैं उस प्राइस के बारे में, दोनों में से किसी चीज के बारे में बताया तो ये एप्लीकेबल होगा। ये आपका डिसऑनेस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ बेनामी डीड इज कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। बेनामी ट्रांजेक्शन भी, जिसमें पर्सन कोई और किसी और के नाम से ट्रांजेक्शन करते हैं और जानबूझ करके उसमें कंसिडरेशन क्या करते हैं, क्योंकि नौकर के नाम से कर रहे हैं या जो है वो अपने एम्प्लॉय के नाम से कर रहे हैं, तो वो ऐसे केस में कंसिडरेशन थोड़ा ना ज्यादा देगा, तो वो जानबूझ करके आप क्या करते हैं, फॉल्सिफाइड कंसिडरेशन रहता है, कहा वो भी इसमें कवर्ड होगा, बेनामी ट्रांजेक्शन भी। डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट रिमूवर और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कितना इसमें जो है फाइन पेनल्टी? ठीक है, तो इसका मतलब देखिए मैक्सिमम जिसमें जिसमें क्या आ रहा है 2 इयर्स, तो सिंपल सा है, सिर्फ ऊपर का हेडिंग याद रखेंगे, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट रिमूवर और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, और एक बार बस यही आप जब शुरू में करें तो ऐसे लिख दें कि फाइन ये और क्या क्या करने पे, तो ये चीज करने पे, याद रखना आसान हो जाएगा। द एसेंशियल इंग्रेडिएंट टू ब्रिंग द ऑफेंस अंडर 424, किस चीज में ये है? कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के केस में। सबसे पहले देयर इज व्हाट? प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी तो कंसीलमेंट और बाकी बात आएगी। एक्यूज्ड कंसील्ड और रिमूव द सेड प्रॉपर्टी, या तो खुद किया या क्या किया, छुपाने में क्या किया, मदद किया। सेड कंसीलमेंट और रिमूवल और असिस्टिंग इन रिमूवल और कंसीलमेंट वाज डन डिसऑनेस्टली, और ये जो उसने खुद छुपाया या किसी को छुपाने में जो मदद किया वो कहीं एक्सीडेंटल नहीं था, बल्कि क्या था, डिसऑनेस्टली किया और इंटेंशनली किया है, फ्रॉडलेंटली किया है। द एक्यूज वॉज एंटाइटल्ड टू अ डिमांड और क्लेम दैट द एक्यूज रिलीज द सेम दैट सो रिलीज डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली। आप ऊपर वाले को ही ध्यान रखिए, उसी को जो इसमें अलग लैंग्वेज में तीनों को कह दिया है जो हमने ऊपर पढ़ा है। फ्रॉड से ही बना है, फ्रॉडजरी। ये आपके अलग सेक्शन में क्या किया है, डिफाइन किया 463 में। इसमें इन्होंने कहा है हुएवर मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट
or false electronic record or part of document or electronic record with intent to cause damage or injury to public or to any person, or to support any claim or title, or to cause any person to part with property, or to enter into any express or implied contract, or with intent to commit fraud, or that fraud may be committed डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फिजिकल रिकॉर्ड या इन सब में से किसी भी चीज से इंटेंशनली जो है वो क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कमिट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल दिया? बस सिंपल सा बात है, एक को जो है वो वर्ब कह दिया, एक को नाउन कह दिया। तो अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं तो इसका मतलब जो है कि आप क्या कर, जैसे अगर आप मनी लॉन्ड्रर हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो यही बस इन्होंने यहां पे डिफाइन किया है। पनिशमेंट, इसमें भी आपके कितने, 2 years। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसीलिए देखेंगे। has held that to constitute an offense of forgery, document must be made with what or fraudulent intention। देखिए फिर हर जगह इंटेंशन वर्ड है। जो भी डॉक्यूमेंट, चाहे ई डॉक्यूमेंट था, फिजिकल डॉक्यूमेंट था, आपने जो क्रिएट किया वो कैसे किया, डिसऑनेस्टली, इंटेंशन साफ डिसऑनेस्ट था। इस केस में इतना कहा, सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, स्टेट ऑफ यूपी का, मैं बोलूंगा ही नहीं, परमिंदर कौर, हैज हेल्ड दैट मेयर अल्टरेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट डज नॉट मेक इट अ फ्रॉड डॉक्यूमेंट, अल्टरेशन मस्ट बी मेड फॉर सम गेन और सम ऑब्जेक्टिव। कह रहे कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट में क्या किया तो ये नहीं माना जाएगा अनटिल अनलेस क्या ना हो, साफ तरीके से इंटेंशन ना हो क्या करने का, फ्रॉड करने का, तब तक नहीं। हाँ अल्ट्रेशन है तो भी नहीं। हाँ जी, ये केस देखेंगे। टीचर ने फ्रॉड किया नहीं था बेसिकली। ये केस है जिसमें एक टीचर का अपॉइंटमेंट होना था, उसमें लिखा हुआ था कि यू मस्ट हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, और उस टीचर ने जो है वो 10 years का एक्सपीरियंस दिया कि फलाने स्कूल में मैंने 10 साल पढ़ाया है। बिल्कुल सत्य वचन था, उन्होंने 10 साल वहां पढ़ाया था। जब छानबीन की गई तो पता चला उस स्कूल को रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ था, सीबीएसई या किसी से भी, मान लीजिए जो भी रिकॉग्निशन होना चाहिए। कहा गया कि आप इसको फ्रॉडरी नहीं कह सकते हैं। उन्होंने जो ये कहा है वो गलत नहीं है, आपने तो बस पूछा कि क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने दिनों का, 10 साल का। आपने ये कहा कि वो स्कूल जो है वो फलाने जगह से जो है वो एक्रीडेटेड हो, ये हो, वो हो, एफिलिएटेड हो, ये आपने कहा ही नहीं था। तो इसलिए ये फ्रॉडरी के कैटेगरी में नहीं आया और लायबल टू बी क्वेस्ट, और प्रोसिक्यूशन को खत्म कर दिया गया। कहा गया कि नहीं, कोई गलती तो टीचर की गलती, टीचर के नाम पे सीधे कहते हैं कि 10 साल का फ्रॉड। चलिए, तो ये हमारा खत्म, और ये खत्म का मतलब है कि ये हो गया हमारा, और अब है हमारा रेगुलेटरी, और ये सही में आपका जो है वो एक्शन से भरपूर है। रीजन ये है कि इसमें जो चीजें हैं वो सभी के सारे से सारे चीजें जो आपके सिक्योरिटी लॉ वगैरह हैं वो सब पढ़े पढ़े जैसे, मैंने बोला पढ़े पढ़े जैसे हैं, आप खुद देखिएगा कि कितने क्या हैं, पढ़े पढ़े जैसे। चलिए, तो ये हम लोग करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।